सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे इस नए बैच के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैरिज और मैरिज से रिलेटेड सभी बातों को। मैरिज के कितने ही, ये मेरा 27th बैच है। तो अलग अलग बैचेस में मैंने पढ़ा है। तो हर एक बैच में मैं कुछ एक नई चीज़ें उसके अंदर ऐड करके लाता हूँ पुरानी चीज़ों के अलावा। तो इसके अंदर भी मैं कोशिश करूँगा आपको भृगुनंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तीनों को कंबाइन करने की मैंने कोशिश की है। पर्टिकुलरली ये देखने में कि किसी व्यक्ति की मैरिज टाइम पर होगी, डिले होगी या नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल मैरिज में ये आता है, आज अभी भी हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास कोई भी प्रश्न आते हैं तो ये तीन ही प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि कब होगी, कैसी रहेगी और होगी या नहीं होगी। और उससे पहले मैं भूल गया, आप सभी को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्चुअली कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो वो मुझे थोड़ा लेट हो गया। जनरली लेट होने की मेरी आदत नहीं है। तो मेरा नाम डॉक्टर महेश जोशी है और बाई प्रोफेशन मैं इंजीनियर रहा हूँ। अब मैं कोई भी प्रोफेशन नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं था और फिर मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। अभी मेरी एज उतनी नहीं है रिटायरमेंट की, 50 ईयर की एज में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था, वो भी आपकी एस्ट्रोलॉजी की कृपा से, कुंडली देखकर। तो 50 साल की उम्र में मैंने नौकरी छोड़ दी थी। अब मैं फुल्ली 100% पिछले 5 साल से तो पूरी तरीके से ही एस्ट्रोलॉजी में कमिटेड हूँ। 24 घंटे और कोई काम मैं नहीं करता, केवल एस्ट्रोलॉजी ही करता हूँ। कुंडली एनालिसिस में नहीं करता। तो आप में से किसी की भी कुंडली आप भेजना चाहें तो मैं कोई भी कुंडली नहीं देखता एक भी। मैं आप ही लोगों के पास डायरेक्ट कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, जो कुंडलियाँ आती हैं तो मैं उनके पास भेज देता हूँ जनरली। तो आप ही लोग देखते हो वो। और दूसरी बात यह है कि जो ये मैरिज का कोर्स आप करने वाले हो, ये एक्सक्लूसिवली मेरा ही डेवलप्ड कोर्स है और किसी का कोई वो नहीं है इसके अंदर। सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता हूँ। सभी बड़े बड़े गुरुओं के चरणों का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो वो जो भी कुछ कराते थे उन सभी को मिला मिलू के मेरा जो भी दिमाग चला उसको लेके मैंने एक फॉर्मेट बनाया, और जिसके अंदर टाइमिंग ऑफ मैरिज का जो इशू है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व किया है। जो मैं तरीके बताता हूँ उससे काफ़ी एक्यूरेट टाइमिंग करीब करीब आ जाती है। 100% एक्यूरेसी तो ईश्वर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। पर भी जो मेरे तरीके हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनसे आप काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और दो तीन छोटी छोटी बातें कि हमारी क्लास का जो टाइम है, क्लास बिल्कुल शार्प टाइम पे होती है। आज मैं 2 मिनट लेट था, मगर मैं कभी होता नहीं हूँ लेट। दूसरा, डेज फिक्स हैं आपके। अभी इस वीक केवल आज लूँगा मैं फ्राइडे को। कमिंग वीक में फ्राइडे और संडे को 2 क्लासेस होंगी। जिस वीक के अंदर दिवाली होगी तो छुट्टियां हम करेंगे। आप लोग भी नहीं आना चाहोगे तो मैं पहले बता दूंगा। वीडियो जो भी क्लास का होगा, पीडीएफ होगा, वो एक जो मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रुप बनाया है उस पर मैं अपलोड करूंगा। आप में से जो लोग नहीं है इन्फॉर्मेशन ग्रुप में वो ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक भेजा है। कोई भी रिक्वेस्ट ना करे कि वीडियो अपलोड कर दो या पीडीएफ कर दो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अपना आप अपलोड कर दूंगा। कोई भी लिंक के लिए रिक्वेस्ट ना करे, लिंक नहीं आया यही लिंक रहेगा, मुझे बदलना होगा तो मैं बदल के आपको शेयर कर दूंगा। क्लास आज है नहीं है ऐसे चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। जो मैंने टाइम दिया है उस दिन 100% क्लास होगी। यदि नहीं होगी तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। ये क्लास से रिलेटेड जानकारी है। और एक चीज़ कि बिगिनिंग के अंदर मैं आपको बिल्कुल सबको म्यूट रखता हूँ, मैं किसी को बोलने नहीं देता। उसका रीज़न ये होता है कि कितनी भी रिक्वेस्ट करने पर, हाथ जोड़ने पर, पैर छूने पर भी लोग अपना वो म्यूट नहीं रखते, जिससे आपकी वीडियो के अंदर नॉइज़ आती है। आप ही लोग परेशान होते हो कि वीडियो में गूं गूं की आवाज़ आ रही है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सभी को म्यूट कर देता हूँ। आपके जो भी डाउट्स प्रश्न होते हैं वो क्लास के एंड में मैं सभी को अपॉर्चुनिटी देता हूँ। आप एक एक करके अपने हैंड रेज करते हैं और मैं जिसका नाम लेता हूँ वो प्रश्न पूछेगा, उसके प्रश्न का आंसर आ जाएगा तो वो डाउन कर देगा। एक और रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले हाथ, जिन्हें आदत हो चुकी है, पहले हाथ खड़ा कर देंगे, फिर बीच में कर देंगे, फिर तीसरी बार कर देंगे। इट्स नॉट ए गुड हैबिट, अच्छी आदत नहीं है। आपने जो पूछना है एक बार में पूछ लीजिए। प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में कभी खत्म नहीं होते। मैं 15 दिन तक एक टॉपिक पर आपको आंसर देता रहूंगा, तभी भी खत्म नहीं होंगे। एक जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसके बाहर नहीं जाया जाए। अपनी पर्सनल कुंडलियां ना लेकर आए प्लीज। मतलब आपको कोई डाउट है कंसेप्चुअल तो ठीक है,
पर्सनल कुंडलियों में जैसे हम अक्सर बताते हैं वहाँ ये बैठा है, वहाँ वो बैठा है, तो मैं उस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देने में अनकंफर्टेबल होता हूँ। आंसर मैं सब करूँगा, आपको 100% करूँगा, फिर भी मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ क्योंकि बाद में किसी को कुछ महसूस ना हो मेरी वजह से कि मैंने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, तो हमारा कोर्डियली अच्छे से चले, क्योंकि ये दैविक विद्या है और इसके अंदर हम कोई भी, मैं अपनी वाणी से भी पाप कर ना करूं, किसी को मना ना करूं, किसी को कह दूं कि भाई आपने इस तरीके का क्वेश्चन मत पूछिए या मैं आंसर नहीं करूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो बता दी हैं। अब हम शुरुआत करेंगे। तो फिर से मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, स्वागत करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस कोर्स से आप ज़रूर अपना जो भी समय और पैसा आपने खर्च किया है उससे आप ज़रूर कुछ सीख कर जाएंगे। और जो लोग प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे ये जो मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है उससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हो यदि आप प्रॉपरली इस पर काम करते हो तो। ऐसा मेरा मानना है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे आज इस कोर्स की। कोर्स के कई कंपोनेंट होंगे। देखिए, मेन इसके अंदर मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज की अलग अलग टेक्निक्स कराता हूँ, 20-22 टेक्निक्स जो भी हैं वो मैं कराता हूँ। और साथ साथ मैं हर क्लास के अंदर मैरिज से रिलेटेड एक एक टॉपिक थ्योरी का कराऊंगा। थ्योरी के टॉपिक्स कैसे होंगे? डिलेड मैरिज है, डिनाइल ऑफ मैरिज है, मैरिज नहीं होगी, मैरिज के बाद कैसे रहेंगे, पति देव पत्नी कहाँ से मिलेंगे, देखने में कैसे होंगे, जितने भी प्रश्न होते हैं, किस दिशा से होंगे, ससुराल कैसा मिलेगा, मैरिज के बाद भाग्योदय होगा नहीं होगा, किस दिशा से पति पत्नी मिलेंगे, इस तरीके के जो भी प्रश्न आपसे कोई भी व्यक्ति पूछेगा। क्योंकि जब भी मैरिज की कंसल्टेंसी आती है, सबसे पहले तो लोग आएंगे जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, हो रही है वो तो आएंगे ही नहीं। क्यों आएंगे? जिनकी डिले मैरिज होगी वो आपके पास आएंगे और वो आपसे आते ही पूछेंगे भाई बताइए कब मैरिज होगी हमारी। तो हम क्या करेंगे कि बता देंगे उसको टाइम। अब वो कहेगा जी किस दिशा से होगी, कहाँ ट्राई करें, क्या करता होगा पति ये बताइए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, लव मैरिज होगी या कैसी होगी, फिर पूछेगा इंटरकास्ट तो नहीं हो जाएगी, इंटर रिलीजन तो नहीं हो, आपके उसके प्रश्न खत्म नहीं होने वाले हैं। हाँ, डिवोर्स टॉपिक पे फोकस मत करिए, अभी मैरिज पे करिए। मैरिज कराओगे तभी तो डिवोर्स होगा ना। डिवोर्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मैं आपको हकीकत बताऊंगा, डिवोर्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, बाकी डिवोर्स कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर भी मैं बताऊंगा क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। तो पहले हम मैरिज कराएंगे तब डिवोर्स पर बात करेंगे, एंड में जाकर बात करेंगे डिवोर्स और सेकंड मैरिज पर हम आगे जाकर बात करेंगे। तो अभी मैं आज की क्लास शुरुआत करता हूँ बगैर ज़्यादा आपका टाइम ख़राब किए हुए। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगा, जो भी मैं शेयर करूँगा वो सारा का सारा पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। अधिकतर लोग मेरे अदर कोर्सेज में उन सबको पता है क्या मेरा पैटर्न है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने सारी बातें बताई हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके थ्रू हमारा ये चलेगा आगे का। अभी मैं म्यूट भी कर रहा हूँ सभी को, तो आप मैसेज डाल सकते हो यदि आपको बीच में कोई परेशानी है किसी इंडिविजुअल को। तो हमारा कोर्स है मैरिज एस्ट्रोलॉजी एंड ये रिसर्च मैंने ही किया है। सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना कर लेते हैं। ओम गण गणपते नमः, जिससे कि गणेश जी हमारे इस काम में हमारी मदद करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हम लोग सक्सेसफुली इस कोर्स को सीख कर आगे बढ़ें। यहाँ पर टाइमिंग ऑफ मैरिज के ये मैंने एक छोटा सा वो बना रखा है कि हम किन किन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अराउंड 20-22 टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूटिलाइज करेंगे। एक पेशेंस रखिएगा सब लोग, मैं एक एक करके सभी टेक्निक पढ़ाऊंगा, उससे टाइमिंग निकलवाना बताऊंगा और इसके बाद मैं एक ही कुंडली पर सब 22 टेक्निक लगाऊंगा और उससे हम टाइम निकालेंगे एक इंडिविजुअल उस पर। यहाँ पर 20 टेक्निक्स यहाँ हैं और 21 को मैं कंपोजिट टेक्निक बोलता हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे जिनके अंदर मैं इन सभी टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ। इसके अंदर केन राव, वी रमन, CS पटेल, जितने भी लोग हैं, SK मेहता, जो भी महान महान एस्ट्रोलॉजर हुए हैं वो किस तरीके से काम करते थे, उन सब चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है एक साथ। अब चेक लिस्ट फॉर टाइमिंग ऑफ मैरिज। अब टाइमिंग तो मैरिज का तभी करेंगे जब मैरिज होने लायक कुंडली होगी किसी व्यक्ति की। तो मैरिज होने लायक कुंडली है या नहीं है,
उसमें हम प्रॉमिस को चेक करेंगे। प्रॉमिस के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। आज की क्लास में मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, मगर मैं प्रॉमिस की अलग अलग टेक्निक्स आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रॉमिस देखना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रॉमिस का मतलब होता है कि शादी उस कुंडली में उसके शादी के योग भी हैं या नहीं है, तो वो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए और उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इन जनरल आप किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं होती, सबसे पहले लग्न और लग्न लॉर्ड की स्थिति देखिए। वो आपको आधा वही बता देगी। जिसका लग्न और लग्न लॉर्ड अच्छा है उसकी बाकी कुंडली में उसकी जिंदगी के अंदर सभी इवेंट होंगे, ये लिख लीजिए आप। बाकी कुछ नहीं देखना आपको। यदि किसी व्यक्ति की लग्न और लग्न लॉर्ड सही सलामत है तो बाकी भाव कितने ही खराब हो, उनके स्वामी कितने ही खराब हो, कारक कितने ही खराब हो, पर भी इवेंट उनकी लाइफ के अंदर घटित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लग्न और लग्न लॉर्ड सबसे पहले देखना है। मेनली देखना है आपको प्लेसमेंट लग्न लॉर्ड का, कंजंक्शन किसके साथ वो जाकर बैठा है, एंड एस्पेक्ट जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PAC, प्लेसमेंट एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन देखना है लग्न लॉर्ड का और लग्न का भी। पाप कर्तरी एंड एक्सचेंज, कि वो पाप कर्तरी में तो नहीं है, एक्सचेंज तो नहीं हो रखा है किसी से। होपफुली आप सबको ये टर्म समझ में आ रही होंगी। जिसे टर्म समझ में नहीं आएंगी वो ग्रुप पर मुझे मैसेज करेगा या इंडिविजुअली मैसेज करेगा, तो वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। 10-15 मिनट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये मैं जो अभी बता रहा हूँ ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि लग्न और लग्न लॉर्ड को देखना है। क्या देखना है, उसका प्लेसमेंट देखना है, उसका कंजंक्शन देखना है, एस्पेक्ट देखना है, पाप कर्तरी में तो नहीं है। कैसे देखना है, देखिए हम यहाँ पर एक कुंडली खोल लेते हैं और उसके अंदर हम बात करते हैं। मैं एक चार्ट लगा देता हूँ आपको। और इसको देखने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेरे पास खुद ही कितनी ही टेक्निक हैं जिनसे हम देखते हैं। मेरे जो कुंडली एनालिसिस के स्टूडेंट होंगे उन्हें मैंने षटबल के बेस पे बताया था लास्ट क्लास में कि आप किस तरीके से षटबल को यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो तो मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। पर जनरली सामान्य तौर पर आप लोग जैसे देखते हो उन्हीं चीज़ों पर मैं यहाँ पर पहले बात करूँगा। षटबल का मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग उसको देख सकते हो कल जो मैंने पढ़ाया था। तो इसका एक पार्ट मैं अपलोड करूँगा, इसका भी मैं पहली क्लास का वीडियो अपलोड करता हूँ, इस कोर्स का भी। तो देखिए यहाँ पर अब मुझे देखना है लग्न। ये तो लग्न के अंदर 2 साइन है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि प्लेसमेंट यहाँ पर कोई बैठा है क्या, एस्पेक्ट कोई कर रहा है क्या। दूसरे नंबर पे देखना है, देखो शनि एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। सैटर्न योग कारक है, यहाँ पर योग कारक है, इसका एस्पेक्ट बढ़िया है। योग कारक मेलिफिक भी हो तो एस्पेक्ट बढ़िया है। और कोई देख रहा है क्या, तो मार्स भी देख सकता है, मार्स भी देख रहा है, देखिए। और मार्स इस कुंडली के लिए खराब है, तो मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर और कर सकता है, वो नहीं कर रहा। तो एक तरीके से एक योग कारक एस्पेक्ट कर रहा है, एक मेलिफिक है, वैसे दोनों मेलिफिक, तो आपकी न्यूट्रल हो गई, एक अच्छा और एक बुरा एस्पेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं लग्न लॉर्ड पर। लग्न लॉर्ड कौन है, शुक्र। तो शुक्र की स्थिति देखी तो शुक्र यहाँ पर देखिए राहु केतु एक्सिस पर आ गया, एफ्लिक्टेड है, शत्रु राशि के अंदर है, केंद्र में है, वो एक अच्छी स्थिति है। फिर हम देख लेते हैं लग्न पे कोई पाप कर्तरी शुभ कर्तरी तो नहीं है, लग्न पे पाप कर्तरी शुभ कर्तरी नहीं है। शुक्र आपकी शत्रु राशि में, राहु केतु एक्सिस पर है, इस पर किसी का एस्पेक्ट है क्या, ना ही तो ये पाप कर्तरी में है, ना ये आपका शुभ कर्तरी में है, कोई कर्तरी नहीं है इसके ऊपर। तो आपका ये एफ्लिक्टेड है इन जनरल, लग्न कमजोर है, लग्न उतनी बली नहीं है, लग्न के अंदर उतनी ताकत नहीं है, मगर उतनी खराब भी नहीं है, क्योंकि लग्न इटसेल्फ उसको आपका योग कारक प्लैनेट, अति योग कारक, द स्ट्रोंगेस्ट योग कारक प्लैनेट होता है शनि सभी कुंडलियों में। इससे ज्यादा बली योग कारक कोई हो नहीं सकता आपकी सभी 12 लग्नों में। आपकी टॉरस लग्न की कुंडली में जो शनि जितना योग कारक होता है, बाकी सभी लग्नों की कुंडलियों में कोई भी प्लैनेट उतना ताकत नहीं ले सकता, क्योंकि 9th और 10th हाउस का लॉर्ड है ये एक साथ।
तो यहाँ पर आपका ये मानकर चलेंगे कि लग्न की स्थिति उतनी कोई बहुत बेहतरीन नहीं है, मगर बिल्कुल खत्म है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लग्न भी पीड़ित होती है पूरी तरीके से, और लग्नेश है यहाँ पर पीड़ित, शत्रु राशि में भी है, और भी पीड़ा बढ़ सकती है। हो सकता है इसे कोई मेलिफिक भी देख रहा होता तो और भी पीड़ित हो जाता। तो हम देखेंगे एक्सटेंट कितना है, किस हद तक पीड़ित है। अब यहाँ पर लग्न उतनी ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो ठीक है, काम चला हुआ है, अधिकतर लोगों की ऐसे ही होगी। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी लाइफ में कोई इवेंट होगा ही नहीं, मगर लग्न भी पीड़ित होती। और एक दो जने, अब जैसे सैटर्न और मार्स दोनों देख रहे हैं देखने को, तो अब ये सैटर्न योग कारक नहीं होता तो अब इसकी लगने का खेल खराब था फिर, क्योंकि शनि और मार्स दोनों देख रहे हैं। तो वैसे भी किसी भी भाव को और शनि और मार्स एस्पेक्ट कर लें तो लिविंग सिग्निफिकेशंस में तो प्रॉब्लम आती आती है। इस पर्सन को, जिसकी भी मैंने कुंडली लगाई है, इसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, मगर फिर भी लग्न ठीक है क्योंकि सैटर्न इसको एस्पेक्ट करता है, बाकी मैटर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही अभी हमें क्या देखना है, देखिए मैरिज है तो मेन हाउस हो गया 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड को देखना है। सप्तम भाव, देखिए भाव, भावेश, कारक, कारक से वही भाव, ये चार चीजें हर एक केस में चेक करनी होती हैं। मैरिज के लिए 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी दैट इज 7th लॉर्ड सप्तमेश, कारक शुक्र, और शुक्र से 7वां भाव आप राशि चार्ट D1 चार्ट में देखेंगे, वही चीज आप नवांश और D9 चार्ट में भी देखेंगे। चार के चार पैरामीटर आपको देखने हैं, 8 पैरामीटर हो गए आपके। तो भाव, भावेश, कारक, कारक से 7वां भाव, ये चार आपको D1 में देखने हैं, ये चार चीजें ही आपको D9 में देखनी है। 8 पैरामीटर हो गए। नवा लग्न और लग्नेश 10 पैरामीटर चेक करना है, जिसके 10 के 10 पैरामीटर पिटे हुए हैं, वो आप उसके बारे में मैरिज में आप कह सकते हो कि नहीं होगी या बहुत दिक्कत आएगी। अब 10 के 10 पैरामीटर के अलावा उनमें से अक्सर ऐसा होगा कि 2-3 पैरामीटर ठीक हैं। जितने पैरामीटर बेटर हैं आप कहोगे कि उसकी मैरिज उतनी आसानी से होगी और रहेगी भी, अच्छी चलेगी भी। इसको हम बोलते हैं प्रॉमिस देखना। तो यहां पर हम दूसरी चीज देखेंगे, देखिए 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड, उसमें क्या देखना है, मेनली इन्फ्लुएंस ऑन इट, शुभ कर्तरी, पाप कर्तरी, इन्फ्लुएंस ऑफ मेलिफिक इज नेगेटिव एंड बेनिफिक इज पॉजिटिव। यहाँ पर यदि अशुभ ग्रहों का असर है तो वो आप नकारात्मक लोगे, और शुभ ग्रहों का असर है तो उसको सकारात्मक लोगे 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड पर। ऐसे ही आप शुक्र को देखोगे जो कि कारक है, कारक आपका मैरिज का है, इस पर भी आप प्लेसमेंट देखोगे इसका किस भाव में गया है। एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पर नियम बता रहा हूं, जब भी आपका शुक्र, जो शादी का कारक यहाँ पर शुक्र को लेकर मैं चल रहा हूं, ठीक है। हस्बैंड का कारक जुपिटर होता है, बहुत लोग मानते हैं कि कन्या या स्त्रियों के लिए जुपिटर कारक होता है। शादी का कारक जुपिटर नहीं है, शादी का कारक शुक्र है, वो पति का कारक होता है। पति अलग चीज है, शादी अलग चीज है। तो शादी का कारक शुक्र ही लेंगे हम, फीमेल और मेल दोनों नेटिव के केस में। अब कारक जब भी 7वें भाव से 6-8 12 में चला जाए, ध्यान रखिएगा इसे, 7th हाउस से 6-8 12 में चला जाए या 7th हाउस में भी बैठा हो, 7वें भाव में बैठा है, इसको कार को भावनाशय बोलते हैं, और 6-8 12 में चला जाए, वहां से आपको लगने से नहीं देखना, 7वें भाव से 6-8 12 में यदि चला गया वो, तब वो क्या करेगा, आपको यदि मैरिज हो भी गई तो मैरिज के एंजॉयमेंट में कमी रहेगी, वो मैं लेटर ऑन भी आपको बता दूंगा। अब आपको शुक्र से 7वां भाव भी देखना है, और उस पर शुक्र का एस्पेक्ट मत देखने लग जाना। कैसे, देखिए शुक्र से 7वां भाव देखते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, शुक्र का एस्पेक्ट देखने लग जाते हैं। इस व्यक्ति की कुंडली का D1 में मैं प्रॉमिस देखना चाहता हूं। तो लग्न और लग्नेश तो मैंने बताया था। अब सप्तमेश 7वां भाव, 7वें भाव पर देखते हैं किसकी दृष्टि है। इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, ये न्यूट्रल टाइप है, ना ही ये पाप कर्तरी में है। तो 7वां भाव भी न्यूट्रल है इसका, ना ही तो किसी की दृष्टि है, ना ही कोई और है, ना कोई यहाँ पर प्लेस्ड है। सो एक काइंड ऑफ ए न्यूट्रल, कोई दम नहीं है। सप्तमेश को देख लेते हैं हम। सप्तमेश आपका मार्स है, मार्स कहाँ पर जाकर बैठ गया, मार्स आपका 6ठे भाव के अंदर जाकर बैठ गया है, शुक्र की राशि में, न्यूट्रल साइन में, और 1 2 3 4 5 इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है मार्स को। तो जुपिटर का एस्पेक्ट इस पर पॉजिटिव है, मगर इसका खुद का प्लेसमेंट नेगेटिव है। एक तो अपनी राशि से 12वें में गया है और 6ठे भाव में भी चला गया लग्न से। तो सप्तमेश की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, मगर ये जिसके साथ युति में कंजक्टेड है वो आपका मरकरी है। मरकरी यहाँ पर 2nd और 5th लॉर्ड है, तो वो आपका त्रिकोण का स्वामी होकर इस कुंडली के लिए एक बेनिफिक प्लेनेट है।
और इसलिए यहाँ पर जो युति है मार्स के साथ वो पॉजिटिव युति है। एस्पेक्ट एक नेचुरल बेनिफिक का है, मगर ये फंक्शनल बेनिफिक है जुपिटर। नेचुरल बेनिफिक है तो मैरिज के केस में दिक्कतें नहीं करेगा। ये नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है जुपिटर, मगर फंक्शनली ये बेनिफिक है, 8th लॉर्ड है, तो इसको बाकी चीज़ों में दिक्कत करेगा, मगर मैरिज से रिलेटेड चीज़ों में जुपिटर यहाँ पर दिक्कतें नहीं करेगा। तो एक तरीके से हम दो नेचुरल जुपिटर और मरकरी का इस पर असर है। उसमें ये आपका त्रिकोण का स्वामी है जुपिटर, हालांकि 8वें भाव का स्वामी है, तो दोनों ने एक दूसरे को एक तरीके से कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर मार्स की स्थिति को हम ऐसा मान सकते हैं कि एक मरकरी जो बैठा है वो इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है, वो बैठा है, तो इसको एक अशुभ ग्रह जुपिटर देख रहा है। मगर जुपिटर जो लिविंग सिग्निफिकेशंस हो, लिविंग सिग्निफिकेशंस मतलब शरीर के अंग, और दूसरा आपके रिश्ते, उनके लिए उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट आपको एक तरीके से आप उसको थोड़ा पॉजिटिव ही मान सकते हो। तो जो सप्तमेश की स्थिति है काइंड ऑफ नेगेटिव साइड ही मानेंगे इसको, बहुत पॉजिटिव साइड नहीं मानकर चलेंगे। अब देखेंगे इसका कारक शुक्र। शुक्र खराब है, राहु केतु एक्सिस पर है। अब सप्तम फ्रॉम शुक्र देखा आपने, 7th फ्रॉम द शुक्र, तो 7th फ्रॉम शुक्र नेचुरली राहु बैठा हुआ है, और राहु यहाँ पर आपका इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पाप कर्त्री में नहीं है, क्योंकि सैटर्न तो यहाँ पर आपको इसको मेलिफिक मान सकते हो, मगर मून इस कुंडली के लिए पक्ष बल के हिसाब से फंक्शनल बेनिफिक है, चंद्र सूर्य से काफ़ी दूर है, तो ये आपका पाप कर्त्री में नहीं है। मगर इससे 7वें भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है। जब भी राहु, ये आप नोट कर सकते हो, लगने से 7वें में या शुक्र के से 7वें में लेकर आए तो वो व्यक्ति, उसकी मैरिड लाइफ में सीक्रेसी होगी। मैरिड लाइफ के अंदर कुछ ऐसे राज होंगे जो कभी खुलेंगे अचानक ही, बताऊंगा मैं आपको लेटर ऑन, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा इंडिविजुअल प्लैनेट्स पर। तो यहाँ पर शुक्र से 7वां भी ठीक नहीं है, तो देखिए अक्सर अधिकतर पैरामीटर नेगेटिव ही है, कोई बहुत पॉजिटिव पैरामीटर नहीं है, केवल एक 7वां भाव न्यूट्रल है जो 4 पैरामीटर हमने देखे, क्योंकि सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र से 7वां भाव भी अच्छा नहीं है, तो अधिकतर पैरामीटर नेगेटिव है। अब हम चले जाते हैं इसकी नवांश कुंडली में, जरा देख लेते हैं स्थिति D9 के अंदर। तो सबसे पहले कारक को उठाकर देख लीजिएगा शुक्र को D9 के अंदर। तो D9 के अंदर कारक शुक्र है, वो स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, आपका 8वें भाव के अंदर स्वराशि में बैठा हुआ है। इस पर किसी का एस्पेक्ट है क्या? देखिए यहाँ पर इसको शनि एस्पेक्ट कर रहा है, और 7वें भाव के अंदर है, तो ये 8th हाउस के अंदर है, तो उतना कोई यहाँ पर भी कोई शुक्र बहुत बेटर स्थिति में नहीं है। शुक्र से यदि मैं देखता हूँ 7वां भाव, तो शुक्र से 7वां भाव देखता हूँ तो ये ठीक है, यहाँ पर इस पर कोई ऐसा एफ्लिक्शन नहीं है। शुक्र से 7वां भाव ना ही तो कोई इसे एस्पेक्ट कर रहा है और कोई एफ्लिक्शन नहीं है। यदि मैं देखूँ तो मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है, तो मरकरी का एस्पेक्ट यहाँ पर आप इसे पॉजिटिव ही मान लो, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली के अंदर ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है। तो शुक्र से 7वां ठीक है। अब देखता हूँ मैं इसका 7वां भाव, 7th हाउस D9 का, तो 7th हाउस को हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर मून बैठा हुआ है। इस कुंडली के लिए मून फंक्शनल बेनिफिक है इसको, मगर मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ नेगेटिव होगी। तो 7वें भाव में, और इसके बाद ये आपका कर्तरी वाइज तो ठीक है, ना ही तो मैं इसको शुभ मान रहा हूँ, ना ही अशुभ कर्तरी में मान रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि 7वें भाव के अंदर मार्स का एस्पेक्ट है, वो इसको नेगेटिव बना रहा है, और मून बैठा है वो पॉजिटिव बना रहा है, तो 7th हाउस न्यूट्रल हो गया। 7th लॉर्ड की स्थिति देखते हैं, तो 8वें भाव के अंदर चला गया, शुक्र के साथ है, तो प्लेसमेंट तो खराब है, मगर उसकी जो राशि है वो ठीक है, मित्र राशि में मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई बहुत बेटर स्थिति में नहीं है D9 चार्ट के अंदर भी। अब D9 चार्ट के अंदर बेटर स्थिति नहीं है, आपके अधिकतर पैरामीटर नेगेटिव हैं, मगर कुछ गुंजाइश है इसके अंदर, कुछ पॉसिबिलिटी है। एकदम से इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, 100% एफ्लिक्शन नहीं है, थोड़ा थोड़ा एफ्लिक्शन सभी पैरामीटर्स पर है। एक तो यहाँ पर 7वां भाव इसका न्यूट्रल है, ये आपको उम्मीद देगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो कारक है 8वें भाव में होने के बावजूद भी वो आपका एक तो स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। इसी तरीके से आपका जो 7वें भाव के अंदर मून बैठा हुआ है वो इसको थोड़ा कुछ हद तक पॉजिटिव बताता है, और शुक्र से जो 7वां भाव है वो भी एफ्लिक्टेड इसके अंदर नहीं है। शुक्र से 7वें भाव पर मरकरी का एस्पेक्ट है,
तो आप इसको हम कहेंगे कि प्रॉमिस वर्केबल है, नॉट वेरी गुड, अच्छा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कह सकते इसको हम डिनायल ऑफ मैरिज है। इस तरीके से इन सभी पैरामीटर्स को हम चेक करने की कोशिश करेंगे। लेटर ऑन मैं आपको फर्दर बताऊंगा कुछ केसेस में, अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हमें किस तरीके से इसे थोड़ा बहुत देखना चाहिए। तो देखिए, चेक द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, चेक लग्न एंड लग्न लॉर्ड। सबसे पहले आप केवल इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। कैसे चेक करेंगे मैं लेटर ऑन और आपको डिटेल में कराऊंगा। चेक सेवंथ हाउस एंड सेवंथ लॉर्ड, मेनली इन्फ्लुएंस ऑन इट, पाप शुभ कर्तरी, इन्फ्लुएंस ऑफ मेलिफिक इज नेगेटिव एंड बेनिफिक इज पॉजिटिव। चेक वीनस कारका एंड सेवंथ फ्रॉम वीनस। चेक ऑल अबव पैरामीटर इन D9। तो ये सारी की सारी चीजें आपको D9 में देखनी है। अब आपको ये और चेक करना है कि व्यक्ति मांगलिक तो नहीं है। मांगलिक कब माना जाएगा? मांगलिक दो तरीके से होता है। एक मांगलिक दोष पर हम पूरी एक क्लास लेंगे लेटर ऑन, अभी आपको बता देता हूं। लग्न से पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, 12वें भाव, मैं दूसरा भाव भी ले रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि मैं ओवरऑल सब एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके पढ़ाता हूं। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर दूसरे भाव को मांगलिक नहीं मानते, मगर साउथ इंडिया में सेकंड हाउस को मांगलिक मानते हैं। तो मांगलिक पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। यदि व्यक्ति मांगलिक हो तो वो डिले कराता है मैरिज में, और उसको मैरिज करनी भी डिले चाहिए। जो मांगलिक हो उसको 28 साल से पहले मैरिज नहीं करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो यदि आपको किसी की कुंडली में मांगलिक दोष आता है, मांगलिक दोष दो तरीके के होते हैं, एक लग्न से मांगलिक और दूसरा होता है चंद्रमा से भी। यदि मून से भी पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव के अंदर चंद्रमा हो तभी भी व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। अब दोनों तरीके से कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसे डबल मांगलिक बोल देते हैं। केवल चंद्रमा से मांगलिक हो तो उसे आंशिक मांगलिक बोलते हैं और उसको उतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। लग्न से मांगलिक को ज्यादा दोष माना जाता है। तो यह भी डिले करेगा, आप देख लीजिएगा कुंडली में। इन्फ्लुएंस ऑफ सन, सैटर्न एंड प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन सेवेंथ हाउस। यदि सातवें भाव पर सूर्य का असर हो, सातवें भाव पर शनि का असर हो, सातवें भाव में शुक्र बैठा हो, यह भी मैरिज को डिले करते हैं। सातवें भाव का जो सूर्य है मैं आपको बताऊंगा, सूर्य आपकी मैरिड लाइफ के अंदर डेफिनेटली 100% ईगो क्लेसेस लेकर आएगा। जिनके सातवें भाव के अंदर सूर्य होता है, पति पत्नी का डिवोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, पति पत्नी से खुश नहीं होगा, पत्नी पति से खुश नहीं होगी, चाहे वो एक दूसरे को ना बताएं। ऐसा होगा, दोनों के टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होंगे। पति का टेम्परामेंट होगा कि भाई मैं घर में रह के भजन पूजन करूं, तो पत्नी का होगा मैं बाहर घूम के आऊं, रेस्टोरेंट का खाना खाने चलते हैं, किसी पार्टी में चलते हैं। या एक पति का ऐसा होगा कि वो बाहर घूमने का शौकीन होगा, पत्नी ऐसे होगी। तो दोनों के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट होगा। सैटर्न का जब भी सातवें भाव पर असर है, तो सैटर्न कर्म कारक है, कर्म का एकमात्र प्लेनेट है। सैटर्न जो भी काम करेगा वो सही करेगा। तो सैटर्न आपका जब सही उचित समय आएगा तभी आपकी शादी होने देगा। अलगाव भी लेकर आता है शनि। सातवें भाव पर यदि शनि का असर है तो अलगाव, अलगाव का मतलब डिवोर्स नहीं है, अलगाव का मतलब पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत सेपरेशन की स्थिति होगी, मनमुटाव होगा, कई कई दिन तक बातचीत नहीं होगी, तो इस तरीके से नाराज होकर मायके चली जाएंगी, इस तरीके से आपकी स्थिति आएगी। और शुक्र कारक है सातवें भाव का, तो कार को भावनाशय करता है। तो मैरिज हो भी जाएगी तो मैरिज का टेस्ट, स्वाद अच्छा नहीं होगा, तो वो संतुष्ट नहीं होगा, व्यक्ति इधर उधर भटकेगा, उसको लगेगा सही मैरिज नहीं हुई है। ऐसे ही एक दूसरा यहाँ पर सूत्र है जो काफी रिसर्च है मेरी, D9 की लग्न में, नवांश की लग्न में, यदि पुरुष जातक की कुंडली में, मेल नेटिव की कुंडली में D9 की लग्न में शुक्र बैठा हो और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो वो डिनायल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है, नो मैरिज का कॉम्बिनेशन है। अब ये मत समझ लेना कि भाई हर एक केस में हो जाएगी, आप वो केस पकड़ के मत लाना जी आपने बताया था और ऐसा एक केस है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, एस्ट्रोलॉजी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती। हम जो भी बोलेंगे उसके एक्सेप्शन हर जगह पर अवेलेबल होंगे, हर चीज का एक्सेप्शन होगा। मेरे पास भी 50 एक्सेप्शन है, मगर जैसे मैंने 500 कुंडली देखी तो मैंने पाया कि 350 कुंडलियों में ऐसा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई 350 कुंडलियों में ऐसा है, इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन बहुत सटीक है। तो कार को भावनाशय का मतलब यही होता है। आपका जो D9 के कारक है वो जुपिटर है, महिला के लिए, फीमेल के लिए, और पुरुष के लिए शुक्र है। और कार को भावनाशय का मतलब होता है D9 का कारक,
यदि उसकी लग्न में आकर बैठ जाए और उसे अशुभ ग्रह इन्फ्लुएंस करें, इन्फ्लुएंस का मतलब उसके साथ बैठ जाएं या उसे एस्पेक्ट कर लें, तो वहां पर ओर्डिनाइन से रिलेटेड जो भी आपके रिजल्ट हैं उनका स्वाद आपको अच्छा नहीं मिलेगा, टेस्ट अच्छा नहीं होगा, उनको मिलने में डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पर यदि शुक्र आपकी D9 की लग्न में आकर बैठ गया और उसे अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें मैरिज होने में दिक्कत आएगी। या जुपिटर बैठ गया फीमेल नेटिव की कुंडलियों में, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, शॉर्ट केसेस हैं जिनके अंदर 40 साल की कुंडली आई हुई है, 42 साल की कुंडली आई हुई है और उनकी मैरिज नहीं हुई है। एक और चीज़, नो मैरिज कुछ नहीं होता, ऑलवेज डिलेड मैरिज होती है, ध्यान रखना। आप कहेंगे कि डिनाइल कोई भी मैरिज नहीं होती। आज के ज़माने में लोग 70 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं, 60 साल की में भी कर सकते हैं, 50 की में भी कर सकते हैं। तो जब तक व्यक्ति की डेथ नहीं हुई होगी आप ये मानकर चलें कि उसकी कुंडली में डिलेड मैरिज योगा है, लेट शादी है। अब वो लेट कब होगी वो एक अलग बात है, पर उसे लेट बोलेंगे। जब वो अनमैरिड मर गया तब आप समझिए कि वो उसकी कुंडली के अंदर शादी के योग ही नहीं थे। अदरवाइज हम उससे डिले 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 बोलते रहेंगे कि भाई मैरिज लेट है, लेट है, लेट है, लेट है, लेट है। ये नहीं कहेंगे नहीं है, नहीं है वर्ड कभी नहीं बोल सकते, तो आप उसे डिलेड मैरिज बोलेंगे ऑलवेज। देखिए हाउ टू चेक ए भावा। अब भाव चेक करने के नियम है। 7वें भाव को कैसे देखेंगे, 7वें भाव या किसी भी भाव को कैसे चेक करते हैं, ये नियम है, ये मेरी चेक लिस्ट है। आप इसमें इन चेक लिस्टों को जब भी किसी भी भाव को देखते हो आपको ये लगानी है जरूर। क्या है, उसके अंदर नीच का ग्रह बैठा है, डेबिलिटेड प्लेनेट बैठा है। यदि 7th हाउस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम किसी भी भाव को ऐसे देख सकते हो, नीच का ग्रह बैठा है तो वो आपका पीड़ित हो गया भाव। 6, 8, 12 भाव के स्वामी बैठे हैं तो पीड़ित हो गया भाव। पाप कर्त्री में है तो पीड़ित हो गया भाव। उसके अंदर सैटर्न आकर बैठ गया है, मरकरी आकर बैठ गया है, तो मैरिज के हिसाब से वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। सैटर्न अलगाव लेकर आएगा, मरकरी एक से ज़्यादा मैरिज लेकर आएगा। मरकरी जब बैठा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लड़की की कुंडली में मरकरी बैठ जाए 7वें भाव में। अब बहुत सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बोलूँगा, आप नोट कर सकते हो। लड़की की कुंडली में आपका 7th हाउस में यदि किसी की गर्लफ्रेंड की कुंडली में मरकरी बैठी है, गर्लफ्रेंड की में, तो समझ लीजिएगा वो आपके साथ अफेयर में होगी, मगर दूसरा भी लड़का देख रही होगी। वो उसको जैसे ही सुटेबल मिलेगा छोड़ के भाग जाएगी आपको। मतलब वो दो ऑप्शन रखता है। मरकरी ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ड्यूअलिटी का मतलब वो एक पॉकेट में और एक दूसरे की तलाश में व्यक्ति रहता है। इस तरीके से आप मानकर चलेंगे। मरकरी इज इन द 7th हाउस और 7th हाउस एस्पेक्टेड बाई नेचुरल मेलिफिक और 6, 8, 12th लॉर्ड, तभी भी इसको एफ्लिक्टेड मानेंगे। नेचुरल मेलिफिक का मतलब 7वें भाव को शनि मार्स एस्पेक्ट कर ले, सूर्य एस्पेक्ट कर ले, या 6, 8, 12 भाव के स्वामी एस्पेक्ट कर लें। फॉर मैरिज मेलिफिक प्लेनेट, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कमिंग क्लासेस में। मैं आपको 2-3 क्लासेस यहाँ पर अलग से दूंगा थ्योरी की, तो वो यहाँ पर मैं बताऊंगा। मेलिफिक प्लेनेट लाइक मार्स, सन, राहु इन 7th हाउस नॉट ओनली डिलेज मैरिज ऑल्सो स्पॉइल मैरिड लाइफ। सप्तम में यदि आपका मंगल बैठा हो, जिसे हम मंगल दोष बोलते हैं, सूर्य बैठा हो, ये सूर्य दोष होता है, और राहु बैठा हो, ये राहु दोष होता है। शादी के लिए 3 प्रबल दोष माने जाते हैं, मंगल दोष, सूर्य दोष, राहु दोष। यदि तीनों में से कोई भी प्लेनेट 7वें भाव के अंदर बैठा है तो वो आपकी शादी में भी दिक्कतें करेगा, और हो गई तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। तो अब आप 7वां भाव आप मेरे से पूछ सकते हो कि जी हम क्या देखें। मैंने नियम बताए, इनके अलावा और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फिर लाएंगे 64 नवांश आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो वो आप करते रहोगे, आपका खेल खराब होगा, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मैंने जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब प्लेनेट को कैसे देखेंगे, ये तो भाव देख लिया, क्योंकि आपको क्या क्या देखना है, लग्न देखनी है, लग्नेश देखना है, सप्तम भाव देखना है, सप्तमेश देखना है, शुक्र देखना है, शुक्र से 7वां भाव देखना है। ये सब चीज़ें D1 में देखनी है, और आपको 4 पैरामीटर D9 में देखने हैं। टोटल 10 चीज़ें चेक करनी है, उसके बेस पे हम कंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 7वें भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें मैंने लिख दी। 6 में से एक आध है तो आप कहोगे हाँ ठीक है, एफ्लिक्टेड है, मगर इतनी दिक्कत नहीं है। मगर पता लगा 3-4 चीज़ें हो रखी हैं तो वो तो पीड़ित हो गया पूरी तरीके से भाव आपका। जितने ज़्यादा ही चीज़ें नेगेटिव होंगी उतने ज़्यादा आपको उसको खराब मानकर चलोगे। ऐसा नहीं है कि एक एफ्लिक्शन हुआ और आप उसको कह दो कि नहीं नहीं अब तो इसकी मैरिज ही नहीं होगी। ये एफ्लिक्शन है, आप ये यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत होती है।
अदरवाइज तो एआई के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपको मैंने ये यहाँ पर 7 पैरामीटर्स लिखे हैं, तो आप देखोगे यदि 2-3 पैरामीटर एक साथ उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तब तो भाव पूरी तरीके से खत्म हो गया। मगर 2-3 नहीं कर रहे, पता है कि 6 से 12th लॉर्ड बैठ गया है मगर वो एक्चुअल में बेनिफिक है नेचुरल, तो आप उसको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दोगे कि हाँ ठीक है एफ्लिक्टेड है मगर इतना भी नहीं है कि वो मैरिज ही नहीं होने देगा। तो ऐसा आपको ये कॉमन सेंस लगाना है। फिर आ जाता है हाउ टू चेक ए प्लेनेट। प्लेनेट को चेक करने के देखिए तरीके, आपको कौन कौन सा प्लेनेट चेक करना है, 7th लॉर्ड और शुक्र कारक। तो क्या करेंगे, आप देखिए 7th लॉर्ड इन एनिमी हाउस, अभी जैसे मैंने देखा था शुक्र सूर्य की राशि में बैठा था, वो एनिमी हाउस हो गया, नीच का हो गया खुद ही। 7th लॉर्ड 6-8-12 भाव में चला गया, हमने देखा मार्स 6ठे भाव में चला गया था। 7th लॉर्ड कंबस्ट हो गया तो कमजोर हो जाएगा वो। 7th लॉर्ड एसोसिएटेड और एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक, तो अशुभ ग्रहों के साथ आ जाए वो। 7th लॉर्ड डिफीटेड इन प्लेनेटरी वॉर, तो वो आपका ग्रह युद्ध में यदि हार गया हो तभी भी पीड़ित माना जाएगा। इफ 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड बोथ आर एफ्लिक्टेड, मतलब बाप भी एफ्लिक्ट हो गया और 7th लॉर्ड भी एफ्लिक्ट हो गया, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन मैरिज, शादी में दिक्कत आएंगी। अब यहां पर क्या करूं मैं, अगला प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ एफ्लिक्शन, कितना ज्यादा एफ्लिक्शन है। अब यहां पर 3-4 तरीके से एफ्लिक्टेड हो गया तो आप समझ जाइए कि भाई दिक्कत बहुत बड़ी है, छोटी दिक्कत नहीं है। ये टोटल 6 पैरामीटर हैं, 7 नहीं है 6 है। तो आप अब ये देखोगे किस लेवल का है, ये नहीं कि एक चीज होगी एनिमी हाउस में चला गया उसे बर्बाद मान लो, हो सकता है एनिमी हाउस में वो केंद्रित त्रिकोण में चला गया हो, तो एक चीज तो पॉजिटिव हुई ना, तो ये आपको टोटल एनालिसिस दिमाग से करना है। फिर भी मैंने आपको एक लिस्ट देने की कोशिश की है जिससे कि आपके इन क्वेश्चंस रिपीट होकर नहीं आएगी जी हमें कैसे देखना है। ऑल्सो चेक वीनस इन सिमिलर वे, इन सभी पैरामीटर्स पे वीनस देखना है। चेक बोथ इन D1 एंड D9, वीनस को दोनों जगह पे चेक करना है। ऑल्सो चेक 7th लॉर्ड एंड वीनस आर इन विच साइन इन D9, आपको 7th लॉर्ड और वीनस D9 में किस राशि में गया है, क्या वो शत्रु राशि में गया है, फ्रेंड राशि में गया है, इन सभी चीज़ों को हम चेक करके डिसाइड करेंगे कि उसकी कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं है। प्रैक्टिकली भी मैं आपको कराऊंगा, ये मैंने यहाँ पर आपको फ्रेंड और एनिमी लिस्ट दी हुई है, तो ये इसलिए दी हुई है कि आप शुक्र को ऑलवेज चेक करिएगा नवांश कुंडली में वो क्या नीच का तो नहीं हो गया है, नवांश कुंडली में वो शत्रु राशि में तो नहीं गया है, यदि शत्रु राशि में गया होगा नीच का हो गया होगा तो वो आपको अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे ही आपका जो 7th लॉर्ड है D1 का, उसको देखिए नवांश कुंडली में वो शत्रु राशि में तो नहीं चला गया है, चला गया तो वो कमजोर हो जाएगा, नीच का तो नहीं हो गया, कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपको एनिमी साइन पता होना चाहिए कि जैसे सूर्य यदि वीनस की राशि में चला जाता है, शनि की में चला जाता है तो शत्रु राशि होगी, मार्स मरकरी की राशि में चला जाता है, इस तरीके से हम देखेंगे इसे। अब आ जाते हैं हम, ये मैंने आपको थोड़ा सा थियोरिटिकल पोर्शन बताया, हम डिस्कस करेंगे, वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग, ये ध्यान रखिएगा खत्म नहीं है। प्रॉमिस पे मैं बहुत ज़्यादा कराने वाला हूँ, इस उसमें आपकी 2-3 क्लास में एक्सक्लूसिवली लूँगा, उसका मैंने अलग से प्रेजेंटेशन बना रखा है। अभी मैंने आपको एक बेसिक आधार है, क्योंकि आज ही आप कल ही को बहुत सारे लोग आप में से क्वेश्चन करने लग जाएंगे जी प्रॉमिस कैसे दिखते हैं। अब आता हूँ मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज। टाइमिंग ऑफ मैरिज की मैं मल्टीपल टेक्निक्स बताऊंगा आपको, मल्टीपल कितनी, और उनमें से हर एक टेक्निक से भी आप कुछ हद तक टाइम निकाल पाओगे, मगर कोई भी परिपूर्ण नहीं है, पूरी तरीके से कोई भी एक टेक्निक कामयाब नहीं होती, इसलिए हमें टाइम निकालने में दिक्कत आती है। फिर भी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, पहले आप इंडिविजुअल टेक्निक्स पर काम करिएगा और ये लेकर मत आइएगा कि ये यहाँ पर नहीं लग रहा, बहुत जगह नहीं लगेगा। आप मगर इन्हें सीखिए जो मैं बता रहा हूँ, इनका यूटिलाइजेशन कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप सीखिए, कुंडलियों पर लगा कर देखिए कि इस व्यक्ति की इस फॉर्मूले के हिसाब से कब मैरिज होनी चाहिए थी। तो मैं अभी आपको बताऊंगा राहु फॉर्मूला, केतु फॉर्मूला, जुपिटर का भृगु नंदी नाड़ी से प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, और उसके बाद मैं भृगु नाड़ी से प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बताऊंगा। भृगु नंदी नाड़ी से तो बताऊंगा ही, भृगु नाड़ी अलग होती है, नंदी नाड़ी अलग होती है, भृगु नंदी नाड़ी अलग होती है, तो भृगु नाड़ी से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले राहु फॉर्मूला है, आपको किसी भी व्यक्ति का देखना है कि उसकी किस उम्र के अंदर मैरिज होगी। तो राहु फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है कि जब भी राहु, आपको पता है कि राहु 18 साल के अंदर ट्रांजिट कर जाता है पूरी कुंडली के सभी 12 भावों को, 18 ईयर के अंदर पूरी कुंडली के। यहाँ पर देखिए राहु टेक्स 1 राउंड ऑफ हॉरोस्कोप इन 18 ईयर्स एंड देन रिपीट इट्स मोशन इन ट्रांजिट।
जैसे यहाँ पर आपको राहु दिख रहा होगा, यहाँ से चलेगा, उल्टा चलता है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और 18 साल के अंदर अपने से पिछली राशि में पहुंच जाएगा, मतलब सभी राशियों को क्रॉस कर चुका है। जैसे इस व्यक्ति के जन्म के समय राहु 9 साइन में था, धनु राशि या सेजिटेरियस में था, ये ट्रांजिट करेगा, ट्रांजिट करता 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 18 साल में यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले राउंड में तो किसी की मैरिज होगी नहीं आज के समय में, हमें तो टाइमिंग निकालनी है ना, तो आज के समय में 18 से कम तो लीगली अलाउड ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो 18 से पहले तो मैरिज हो नहीं सकती फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में ही डेफिनेटली होगी। और राहु क्या होता है कि आपका एक पूरा राउंड 18 ईयर में लगाता है, हर राशि में 18 महीने चलता है, 1.5 ईयर, तो 18 ईयर पे यहाँ पर होगा, फिर 18 से 19.5 ईयर पे वापस यहीं आ जाएगा, 19.5 से लेकर 21 साल तक यहाँ पर होगा, 21 से 22.5 यहाँ पर होगा। तो राहु फॉर्मूला क्या है, जो ये नाड़ी का फॉर्मूला है, पुराने समय में लोग इसको यूटिलाइज किया करते थे, पूरी तरीके से सक्सेसफुल 100% नहीं लगता, मगर मैं इसको यूटिलाइज करना आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप पेशेंस रखना कि कोई फॉर्मूला ना लगे तो आप इस चीज़ पर फोकस मत करना कि ये अभी लग रहा है, आप केवल लगाना सीखिए क्या लगाना है, बस दैट्स ऑल। तो राहु का क्या करना है, जब भी ये आपकी कुंडली के ऑड हाउसेस में ट्रांजिट करेगा, ऑड हाउसेस में, और ट्रांजिट फिक्स होता है राहु के केस में, आपको कोई वो देखने की जरूरत नहीं है, पंचांग कैलेंडर कुछ भी, ये फिक्स है कि इसका राहु इस व्यक्ति का यहाँ पर हम मानेंगे। तो एज निकालने का यहाँ पर तरीका है कि 18 साल के बाद वो यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद 18 ईयर में वो कंप्लीट हो जाएगा पिछली राशि में, और आगे चलना शुरू होगा। तो राहु आपका यहाँ पर जब भी ऑड हाउसेस के अंदर आएगा आपका ट्रांजिट में, तब उस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। तो देखिए राहु यदि इस व्यक्ति का छठे भाव में है, तो 18 साल में तो यहाँ पर आ गया, 18 तक तो मैरिज हो नहीं सकती, 18 से 19.5 यहाँ पर होगा, और 19.5 से, ये पांचवा भाव है, मैंने जो ब्लू मार्क किए हो आपको दिख रहे होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवा, 11वां, मीन्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 11th, वेन एवर राहु विल ट्रांजिट थ्रू दीज हाउसेस, मैरिज हो जाएगी उस व्यक्ति की, पॉसिबल एज ऑफ मैरिज है। तो राहु का अब इस व्यक्ति का मुझे देखना है, तो देखिए 18 ईयर यहाँ पर कंप्लीट हुए, 18 to 19.5 नहीं हो सकती, अब 19.5 से लेकर 21 तक इसकी मैरिज हो सकती है, क्योंकि राहु 5वें भाव में होगा। देखिए अगले 1.5 साल नहीं हो सकती, अप टू 22.5, फिर अगले 1.5 साल हो जाएगी, 22.5 से 24वीं साल हो जाएगी। अब आगे यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, इसमें से 1.5 साल हटा दीजिए आप, और अगले 1.5 साल के बाद मतलब 25.5 से 27 हो जाएगी, नेक्स्ट 1.5 ईयर नहीं होगी, फिर 28.5 से 30 हो जाएगी, नेक्स्ट 1.5 ईयर नहीं होगी, 31.5 से 33 हो जाएगी। तो इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एक पर्टिकुलर 1.5 साल में होगी और अगले 1.5 साल के अंदर नहीं होगी, ऐसा ये कॉम्बिनेशन है। और इसका सूत्र यहाँ पर क्लियर मैंने दे दिया है, एज ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन राहु। यदि राहु आपके पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में हो, तो एज ऑफ मैरिज आएगी 18 से 19.5 साल, 21 से 22.5 साल, 24 से 25.5 साल, 27 से 28.5 साल, 30 से 31.5 और 33 से 34.5 साल। इस पर्टिकुलर एजेस में उस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है, यदि राहु उसकी कुंडली के ऑड हाउसेस में, किसी भी ऑड हाउस में हो, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें में है, तो उसकी व्यक्ति की मैरिज की एज ही होगी 18 to 19.5। और यदि राहु इवन हाउसेस में है, 2, 4, 6, 8 एंड 12th हाउस में है, तो उसकी जो मैरिज की एज होगी वो यहाँ पर जो आई थी उसमें 1.5 ईयर ऐड करते जाइए, 19.5 से 21, 22.5 से 24 एंड सो ऑन आप ऐड करते जाइए। देखने का तरीका होगा, सपोज इस व्यक्ति का राहु यहाँ नहीं होता, यहाँ होता तो क्या होगा, 18 ईयर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और 18 से 19.5 में वो यहाँ पर आ जाता राहु ऑड हाउस में, तो उसकी मैरिज हो जाती। तो सिंपल सा तरीका है, इसके अंदर कोई भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1.5 साल के इंटरवल में दे रखा है कि यदि राहु आपका ऑड हाउसेस के अंदर है, ऑड हाउसेस के अंदर है, तो इन पर्टिकुलर एजेस में मैरिज होगी। पहली वाली याद रख लीजिए, 18 से 19.5 इस 1.5 साल हो सकती है, अगले 1.5 साल नहीं हो सकती, फिर अगले 1.5 साल होगी, अगले 1.5 साल नहीं हो सकती। तो 18 महीने के गैप के अंदर दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के अनुसार ये कह सकते हैं, आज के समय में देशकाल परिस्थिति के हिसाब से इन एजेस को भी छोड़ दो आप, अक्सर आप 25.5 तक तो नहीं होती। तो जिसका राहु ऑड साइन में है,
ऑड हाउस में, सॉरी ये साइन नहीं है, ध्यान रखना हाउसेज है, मैं गलती से कहीं बोल गया हूं तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये ऑड हाउसेज में है तो उस व्यक्ति की जो मैरिज होगी 27 से 28.5 साल, 30 से 31.5 साल और 33 से 34.5 साल के बीच में होगी। वो भी क्रॉस कर गया है तो आगे आप निकाल लेना, मैंने यहां तक ही निकाला है। और यदि राहु उसके इवन हाउसेज में, दूसरे चौथे छठे आठवें 10वें और 12वें भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है तो उसकी जो मैरिज होगी वो 19.5 से 21, 22.5 से 24, 25.5 से 27, तो इन्हें हम छोड़ सकते हैं, ये वाला ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 25.5 से 27, 28.5 से 30, 31.5 से 33 और 34.5 से लेकर 36 साल की उम्र में उस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। अभी सपोज हम इस व्यक्ति की मैरिज देखते हैं कब होगी, किस एज में होगी। तो राहु देखा आपने 10वें भाव में, 10th हाउस में, इवन हाउस में, बस इतना बार देखना काफ़ी है। और ऑड हाउसेज में जब भी आएगा उसकी मैरिज हो जाएगी। तो जब इवन हाउसेज में है तो उसकी मैरिज होगी आपका 19.5 से लेकर 21 तक, ये मैंने अभी बताया था। देखिए इवन 10th हाउस में तो 19.5 से 21, 22.5 से 24, 25.5 से 27, 28.5 से 30। तो आज के समय के हिसाब से हम देखेंगे तो कहेंगे भाई इसकी 28.5 से 30वें साल के बीच में कभी मैरिज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द राहु फॉर्मूला, जो बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। बहुत लोग केवल इसी फॉर्मूले के बेस पर वो बता देते हैं कि भाई जैसे आपके पास एक कोई भी व्यक्ति आया, अब उसकी उम्र 27 साल चल रही है, अभी आ गया मेरे पास वो, सपोज उसकी उम्र चल रही है 27 साल और राहु उसका है ऑड हाउस में, तो मैं कह दूंगा देखो अगले 1-1.5 साल में मैरिज हो जाएगी आपकी पक्का, केवल इसके बेस पर। मगर उसका राहु इवन हाउसेज में है, उम्र 27 साल है, तो क्रॉस हो चुकी है सपोज 2-4 महीने, तो हम कहेंगे कि भाई देखो तुम्हारी एक अगले 1.5 साल, इस 1-1.5 साल नहीं मैरिज हो सकती, आपकी मैरिज होगी जब आपकी उम्र 28.5 साल पूरी हो जाएगी और उससे लेकर 30 के बीच में आपकी शादी होगी। इस तरीके से हम राहु फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि उसकी कब मैरिज होने वाली है। सो दिस इज द फर्स्ट वन फॉर्मूला। अभी मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप इसकी उस पर मत जाइएगा, सत्यता कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप मेथड सीखिएगा केवल। दूसरा है केतु फॉर्मूला, बड़ा पॉपुलर है, ये सब नाड़ी के फॉर्मूले। तो केतु फॉर्मूला आपको सब जगह पढ़ाया जाता है, ये कॉलेजेस में भी जो आईकास से करते हैं, भारतीय विद्यावन से करते हैं, वहाँ पर भी इसको पढ़ाते हैं। तो ये केतु फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, आप केतु का डिस्पोजिटर फाइंड करेंगे, ये पहला नियम है। डिस्पोजिटर का मतलब होता है केतु जिस राशि में, उसका राशि स्वामी। तो जैसे यहाँ पर इस कुंडली के अंदर केतु 3 साइन में, इसका राशि स्वामी पकड़ लीजिए मरकरी, बस। अब इसके बेस पर हम प्रेडिक्ट करेंगे किस एज में मैरिज होगी। तो मरकरी जब भी, ध्यान से मरकरी से काउंट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिस 1-1 साल चलाएंगे इसको, 1-1 साल हाउस काउंट करेंगे मरकरी से। जब भी राहु आएगा और केतु आएगा काउंट करने पर, उन ईयर्स को नोट कर लीजिए। जैसे ये मरकरी यहाँ पर है तो पहला साल यहाँ पर माना जाएगा, दूसरे साल में राहु आ गया तो 2 ईयर की एज में मैरिज हो सकती है। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, जब केतु आएगा तभी भी हो सकती है। 8 साल की उम्र में मैरिज हो सकती है, क्योंकि मरकरी से दूसरे में राहु है और 8वें में केतु है। अब फिर राहु जब आएगा तो 6 ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहां से यहां तक जाने में 2 हुआ, 2 यहां तक 8 हुआ, तो फिर आप जाकर आओगे तो फिर राहु आएगा 14 पर, फिर 6 ऐड कर दीजिए, केतु आएगा 20 पर, फिर 6 ऐड कर दीजिए, राहु आएगा 26 पर, फिर 6 ऐड कर दीजिए, केतु आएगा 32 पर। तो इन सभी एजेस में मैरिज हो सकती है। नियम क्या है, नियम रूल नंबर 1, फाइंड डिस्पोजिटर साइन लॉर्ड ऑफ केतु, मार्केट। आपको डिस्पोजिटर ले लेना है, केतु का डिस्पोजिटर ले लेना है, इसे मार्क कर लेना है। अब आपको वहां से काउंट करना है राहु और केतु तक। तो राहु तक जो भी नंबर आ रहा है वो नोट कर लीजिए 2, और केतु तक जो भी आ रहा है वो नंबर नोट कर लीजिए 8। अब इनमें 6 ऐड करते जाइए और कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर से राहु आएगा तो 6 ऐड करने पर आएगा, फिर केतु आएगा तो फिर 6 ऐड करने पर आएगा। तो सपोज राहु 2 पर आया, केतु 8 पर आया, तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो 14, फिर 6 ऐड करेंगे तो 20, फिर 6 ऐड करेंगे तो 26, फिर 6 ऐड करेंगे तो 32। इन एजेस में ये एक एज आई, अभी पूरा नहीं हुआ ये, इसमें दूसरा रूल भी लगाना है आपको। ये तो आपने किया ही। अब आप वहां से जो केतु का डिस्पोजिटर है उससे आप काउंट करिए सब
भाव, सातवां भाव और लग्न। पहले आपने काउंट किया अप टू राहु एंड केतु, अब आपको काउंट करना है सातवां भाव और लग्न। तो मैं इसका सातवां भाव और लग्न काउंट करूंगा तो देखिए 1 2 3, सातवें भाव पर 3 आया और लग्न पर 9 आएगा आप गिनोगे तो 3 9, फिर आप उसमें 6 ऐड करते जाइए। 3 9, ये 9 आया, फिर यहां से आओगे तो सातवें भाव फिर 15 पर आएगा, यहां से जाओगे तो लग्न आपके 21 पर आएगी। तो 3 9 15 21 27 33, इस तरीके से ये नंबर आएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंट नंबर आ रहे हैं उन सबको ले लो। तो पहले तो वो नंबर छोड़ देने हैं जो 18 साल से कम की उम्र में आ रहे हैं। 2 8 14 पे मैरिज नहीं हो सकती, 3 9 15 पे नहीं हो सकती, आज के समय में 20 और 21 पर भी नहीं हो सकती। बाकी जो भी ईयर्स आ रहे हैं, लाइक ये है 26 32 27 33, दोनों में जो नंबर आ रहे हैं उन सभी नंबरों को ले लीजिए। उस पर्टिकुलर एज पर उस व्यक्ति की मैरिज होना पॉसिबल है। इसको केतु फॉर्मूले को मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा समझाने के लिए। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, और अब मैं यहां पर नहीं रिपीट करूंगा, मैं लगाऊंगा इसको एक्चुअल किसी कुंडली पर, जिससे ये आपको क्लियर हो। ये इसी कुंडली पर लगाते हैं हम, देखिए किस उम्र में इसकी मैरिज हो सकती है। तो राहु फॉर्मूला भी लगाते हैं, केतु भी लगाते हैं। तो देखिए राहु तो अभी हमने देखा ही था, तो राहु तो यहाँ पर 10वें भाव के अंदर बैठे ही हुए हैं। तो राहु के केस में तो आपने एजेस कैलकुलेट की थी कि ये अब इस व्यक्ति की जो एज होगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, जब भी राहु यहाँ पर पहले भाव, तीसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नवें भाव और 11वें भाव के अंदर जब भी आएगा राहु, उन एजों में मैरिज हो जाएगी। यहाँ पर इसको राहु को 18 साल पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे 19.5 पूरे हो जाएंगे। तो ये 19.5 से आपका 21 साल, 19.5 से 21 पर उसकी मैरिज हो जाएगी। ये पॉसिबल है, वन पर्टिकुलर एज ये पॉसिबल है। तो राहु के बेस पे ऐसे निकाल लेंगे हम। फिर इसमें आप क्या करिएगा, 1.5 छोड़ दीजिएगा। तो एक तरीके से 1.5 छोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 21 से लेकर 22.5 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 22.5, 3 ऐड कर दो दोनों में, कहने का मतलब ये आ गया 22.5 से लेकर 24 तक, 3 ऐड कर दो। फिर ये इसमें 3 ऐड कर दो, 25.5 से लेकर आपका 27 तक। इस तरीके से आपने राहु फॉर्मूले से एज निकाली। अब केतु फॉर्मूला सिखाते हैं, देखते हो। केतु पकड़ लीजिए, इसका कहां पर है, ये केतु रहा इसका। इसका डिस्पोजिटर मार्क करिए, 5 साइन में डिस्पोजिटर कौन है, सन, ये मार्क कर लिया। तो ये हमारा अब मेन पॉइंट हो गया। अब आप सन से काउंट करोगे, कहां पर, यहां से काउंट करना शुरू करिए राहु और केतु तक। तो यहां से मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। तो राहु 6 पर आया। अब केतु को आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो 12 पर आएगा। ये फिर 18 पर आएगा, वो फिर 24 पर आएगा, फिर वो 30 पर आएगा, वो 36 पर आएगा, और ये 36 पर आएगा आपका। तो ये एजेस आ गई इन पे मैरिज हो सकती है। तो उसमें यूजेबल एज आपकी होगी 24, 30 और 36। अब आइए आप यहां पर जो केतु का डिस्पोजिटर है उससे सातवां भाव, 1 2 3 और लग्न, लग्न 9 आएगी। अब इसमें ऐड करेंगे तो 15 आएगा, उसमें ऐड करेंगे तो 21 आएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो 33 आएगा। अब इनमें जो कॉमन नहीं है उन्हें ले लीजिए। तो देखिए यहां पर आ रहा है आपका 24, 30, 36।
और यहाँ से मिल रहा है आपको 27 और 33। तो इन पर्टिकुलर एजेस में इस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। और यहाँ पर जो आ रहा है एज का मतलब है रनिंग एज, मतलब जब व्यक्ति 24वें साल में चल रहा होगा, 23 साल पूरे करके 24 के अंदर चल रहा होगा, 36 साल पूरे कर लिए होंगे उसने, वो 35 पूरे करके 36वें में चल रहा होगा, 26 पूरे करके 27वें में चल रहा होगा, 29 पूरे करके 30वें में चल रहा होगा, 32 पूरे करके 33वें में चल रहा होगा। इन पर्टिकुलर एजेस पे उस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है, रनिंग एज है। तो यहाँ पर केतु फॉर्मूले को हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको हम यूज करेंगे। देखिए, मगर अभी आप पहले, सबसे पहला काम है आपका प्रैक्टिस करना है कि आपको देखकर पता लगना चाहिए। और एक कुंडली लगा लेता हूँ और उसमें मैं आपको और समझा देता हूँ। अब ये कुंडली होगी, इस व्यक्ति का पूछा जाए कि भाई कब शादी होगी। अब राहु इवन हाउस में है इसका, दूसरे भाव में, तो अभी जो मैंने बताया था वही लगेगा। 19.5 ईयर से लेकर 21 तक वो वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। केतु का देखना है तो केतु ये रहा, केतु का डिस्पोजिटर पकड़ेंगे, डिस्पोजिटर है केतु का मार्स, ये रहा। तो यहां पर हम काउंट करेंगे मार्स से राहु केतु तक। तो देखिए 2 आएगा राहु, तो केतु 8 आएगा, फिर ये 14 आएगा, फिर ये 20 आएगा, फिर ये 26 आएगा, फिर ये 32 आएगा। तो मेनली 26 एंड 32 2 साल मिल गए आपको यहां से। दूसरा, ये खुद ही लग्न में बैठा है तो 1 आएगा, फिर ये 7 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 20 आएगा, वो सॉरी 13, फिर 19, फिर 25, फिर 31। तो 25 और 31 दो यहाँ पर एज मिल गई आपको। और इस तरीके से हम फाइंड आउट इसको कर सकते हैं कि किन किन एजेस पे इस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। तो ये मैंने दो अभी आपको फॉर्मूले बताए, एक बताया मैंने आपको राहु फॉर्मूला और दूसरा बताया मैंने आपको केतु फॉर्मूला। अभी मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा बीच में, तब मैं आगे बढ़ूंगा कि आपको राहु केतु फॉर्मूले में यदि किसी को कोई इश्यू हो तो वह हैंड रेज कर सकता है अपना। आप हैंड रेज करिए यदि किसी को डाउट है तो। हाँ, जिसको मैं कहूँ वो केवल अपना अनम्यूट करेगा, बाकी सब लोग म्यूट रखेंगे प्लीज। हाँ नीलम मैम। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर ये इसमें जो आपने केतु का लगन और वो 7 हाउस का बताया ना सर, वो क्लियर नहीं हुआ है, वो प्लीज थोड़ा सा अगर आप बता दें। थैंक यू। कुंडली दिख रही है आपको? यस सर। क्या देखोगे? नंबर 1 स्टेप बताओ। सर इसके अंदर हमें जब सेकंड केतु का से देखना है तो इसका हमें देखना है कि पहले तो इसका डिस्पोजिटर देखना है। कौन है वो? मार्स, वो अब मैंने फर्स्ट में बैठा है, लगन में बैठा है। अब मैंने कहा ठीक है, मार्च फिर से वहां से हमने जी लगने तक मार्च से जाओगे। फिर सर राहु एक मिनट केतु प्लीज, तक का जी अब आप सुनिए मेरी बात। वो राहु केतु जी का वो सर। तो आपको समझ में आ गया ना, वो तो आपके डाउट ही नहीं हाँ था। वो आ गया, हाँ जी वो आ गया। अब आप मार्च से कहां तक काउंट करोगे? लगने तक हाँ लगन तक 7 हो गया सर वो। 1, अच्छा हाँ मार्च तो लगन में बैठा है, ठीक है और सर। 7वां भाव क्या हो गया? 7th ही हो गया सर। हाँ ठीक है, 7 हो गया। फिर लगने कितने यस पे सर। आएगी? 8, 13। 1 + 7। यहाँ तो सर 1 ये आया है, ये 7 बताओ। आया कि नहीं? हाँ ये 7 आया। फिर लगने कितने पे आएगी? 13 पे आएगी। हम सब 9 9 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं ये नहीं 6 समझ ऐड में करना आया है मैडम, सर। 9 क्यों ऐड करना है? लग्न और 7वें भाव में कितने का अंतर होता है? सर हम 1.5 ईयर जितना ये लेता है उतना नहीं मैडम काउंट आप कर रहे कौन सा हैं। क्वेश्चन कर रहे हो? मैं केतु फॉर्मूले में 1.5 ईयर कब लिया? हाँ तो वही नहीं समझ में आया। केतु फॉर्मूले इसमें में मुझे सर 1.5 नहीं नंबर गिनना ऑफ आपको, सीधा सीधा गिनना है बस। हम अगर 6 ऐड करना है। हाँ 6 ऐड करते थे। हाँ बस यही पूछ रहे थे सर। राहु मतलब उससे फॉर्मूले में 1.5। 1.5 लिया है, पर वो उसमें मैंने हाँ आपको जी। टेबल दिया है, उसको यूटिलाइज कर लीजिए। केतु फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं करना। ये जहाँ पर भी आपका केतु का डिस्पोजिटर देखो,
वहां से जी आप राहु को काउंट कर लो, बस वही काम चल जाएगा। वो जो भी आया उसमें 6 6 ऐड करते जाओ। ठीक है सर। और ठीक। फिर डिस्पोजिटर को लगने में देख लो, जो भी आया उसमें 6 6 ऐड करते जाओ, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। ठीक सर, ये पूछना था। थैंक यू। उर्मिशा मैम। सर मेरा यही सवाल है, पर उन्होंने मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कि जो डिस्पोजिटर है वहां से सेवेंथ हाउस को गिने, या फिर सेवेंथ हाउस इटसेल्फ नहीं, को लग्न सेवेंथ एंड हाउस? सेवंथ कितना है, डिस्पोजिटर से नहीं कितना। ओके ओके, समझ, ठीक है, बस इतना ही। इस केस में बाय द वे डिस्पोजिटर लग्न में बैठा है, ठीक है ना। अच्छा। कहीं भी हाँ हाँ। बैठा हो, मैंने ओके। पिछला एग्जांपल लिया था उसमें डिस्पोजिटर लग्न में नहीं था। ये लो, मैं हाँ। कुंडली बदल देता हूँ। अब देखिए, ये आपका केतु यहाँ पर है 4, और इसका डिस्पोजिटर साथ में वहां बैठा है, इसमें भी वही सेम स्थिति बन गई। हाँ, ये देखिए केतु है, इसका ये डिस्पोजिटर सेम इसके ही है, साथ बैठा वो है। उसी में है। तो हाँ। ये आएगा 3, बस इतना गिन लो। 3 9 15 21 27 33, खत्म। ओके ओके, समझ गया। थैंक यू। राजीव नंदन शर्मा जी। शर्मा जी बोलिए। जी सर। सर ये केतु वाला एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है सर, बहुत फास्टली आप बोल दे रहे हैं और हमारे समझ में नहीं आ रहा है एकदम। चलो फिर समझाते हैं। क्या बताया था, नियम बताओ पहला। नियम है कि उसका डिस्पोजिटर देखना है। हाँ, अब रुक जाओ अभी। क्या है डिस्पोजिटर, बताओ इसका केतु का। शुक्र। एक मिनट रुको, कोई दूसरी कुंडली बनाता हूँ, इनमें सभी में वो वहीं आ रहे हैं। हाँ। डिस्पोजिटर शुक्र है। हम्म। क्या बोला है मैंने, बताओ। अब वो डिस्पोजिटर से राहु केतु को गिनना है। हाँ गिनो फिर। 1 2 3 4। बस 4 गिन लो, 6 6 ऐड करते जाओ इसमें। अच्छा, ये हो गया। अब 4 इसके 10 बाद 16 22 28 हम्म, 34। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। दूसरा गिनना है 7वां भाव और लग्न। डिस्पोजिटर से 7वां भाव। कितना हुआ, 3। नहीं, लग्न गिनना है, 7वां भाव तो गिनना है 7वां भाव डिस्पोजिटर लग्न से। दोनों 1 2 गिनने हैं ना। 3, हाँ, सातवां भाव गिन लिए। 1 2 3, मीन राशि वहां, हाँ, 3। 6 6 ऐड करते जाओ उसमें। अच्छा अच्छा, इसमें भी 6 ऐड करना, उसमें भी 6 हाँ, ऐड करना है। ऐसे भी गिनोगे तो 6 ही ऐड होगा ना। यहाँ से ये 9 हाँ। आएगा, फिर ये 15 आएगा, फिर ये 21 आएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और भी कोई हो नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। स्पीड मेरी बढ़ भी जाती है कई बार, क्योंकि मुझे लगता है आसान है, पर यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक का चैप्टर अभी मैं क्लोज समझ रहा हूँ। आगे मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा अभी, इसके डाउट आज नहीं लूंगा मगर, ठीक है। मैं केवल समझाऊंगा और आप पूछे लेना। दिस इज बेस्ड ऑन द भृगु नंदी नाड़ी, BNN। तो मैं इस कोर्स के अंदर BNN को इंक्लूड करूंगा, करीब 2 3 क्लासेस में BNN के बेस पर मैरिज की लूंगा। तो यहाँ पर आप अभी जो मैं बताऊंगा आज, उसमें हम किस तरीके से टाइमिंग करते हैं बेस्ड ऑन द भृगु नंदी नाड़ी। और ये काफ़ी हद तक बहुत केसेस में काफ़ी एक्यूरेट दे देता है। तो रिलेटिवली ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल, सक्सेस लेवल हाई है BNN का। कंसेप्ट है भृगु नंदी नाड़ी, फॉर्मूला नंबर 3। तो देखिए, 2 मैंने आपको टेक्निक समझा दी है आज की क्लास में एज निकालने की,
कि किस एज में मैरिज होगी। तो पहले राहु फॉर्मूला बताया था, दूसरा केतु फॉर्मूला बताया था, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं भृगु नंदी नाड़ी फॉर्मूला नंबर 3। तो प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर यूज करते हैं इसके अंदर टाइमिंग निकालने के लिए। प्रोग्रेशन ट्रांजिट से अलग होती है, ध्यान रखना। प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा आज की क्लास में। नियम क्या है? नियम यह है कि जो मेल नेटिव है, पुरुष जातक, जब भी जुपिटर गुरु प्रोग्रेशन में, गुरु प्रोग्रेस करता है इसके अंदर। प्रोग्रेशन में हम क्या मानते हैं कि जो बाकी प्लेनेट को रख देते हैं स्थिर और गुरु चलता रहता है आगे, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। इस भाव में होगा या राशि में, उससे अगली राशि में होगा, उससे अगली में होगा, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो जैसे आपके शहर वहीं के वहीं होते हैं, ट्रेन आगे बढ़ती रहती है, तो ये जुपिटर ट्रेन है और बाकी पूरी कुंडली आपके शहर है। कि आपका सपोज अंबाला गेट से कोई ट्रेन चल रही है, अंबाला से निकली, आगे पटियाला से निकली, जहाँ से भी निकली वो आपकी ट्रेन निकलती जाती है, शहर वहीं के वहीं होते हैं। ऐसे ही प्रोग्रेशन का मतलब होता है जुपिटर एक राशि से दूसरी राशि में गुजरता रहता है और प्लैनेट बाकी सब वहीं के वहीं स्थिर होते हैं। तो मेल नेटिव का नियम यह है, मेल नेटिव में जो पत्नी का कारक है वो शुक्र होता है, तो वीनस। तो यह नियम है, जब भी जुपिटर प्रोग्रेशन में शुक्र से पहले 5वें, 7वें और 9वें हाउस में प्रोग्रेस करेगा, उस उम्र में मैरिज होगी। किस उम्र में करेगा वो मैं सिखाऊंगा। तो पहला नियम क्या है कि जो पुरुष जातक है, मेल नेटिव है, मेल नेटिव की कुंडली में जुपिटर जब भी प्रोग्रेशन में शुक्र से, शुक्र पकड़ना है आपको। जैसे इस व्यक्ति के केस में देखूंगा यह शुक्र रहा, तो शुक्र से पहला ये काला मैंने मार्क किया हुआ है, फिर 5वां, शुक्र से 5वां देखूंगा 1 2 3 4 5, फिर 7वां और फिर 9वां। इन्हें बोलते हैं त्रिकोण। 1 5 9 होता है त्रिकोण, आप सबको पता है, और 7वां होता है अपोजिट हाउस। तो जब भी शुक्र से जुपिटर प्रोग्रेशन में चलेगा, कौन? जुपिटर, बाकी सब क्या होंगे? स्थिर। अब जुपिटर प्रोग्रेशन में जब भी आपके शुक्र के ऊपर, शुक्र से 5वीं राशि में, शुक्र से 7वीं में और 9वीं में जब भी आपका पहुंचेगा, उन उम्र में उस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। ये एज है और ये रनिंग ईयर होगा। रनिंग का मतलब जैसे 25 आया, इसका मतलब 25वें साल में उस व्यक्ति की मैरिज होगी। फीमेल नेटिव, महिला जातक के लिए नियम थोड़ा सा बदल जाएगा। महिला जातक के केस में, फीमेल नेटिव के केस में पति का कारक मार्स होता है। यहाँ पर भृगु नंदी नाड़ी में जुपिटर नहीं होता। पत्नी का कारक शुक्र, पति का कारक मार्स। तो नियम क्या रहेगा? वही हमारे जुपिटर चलेंगे और जुपिटर मार्स के ऊपर, उससे 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में जब भी प्रोग्रेस करके पहुंचेंगे तो फीमेल नेटिव की मैरिज होगी। नियम को फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोग्रेशन में सिखाऊंगा कैसे पता चलेगा, उसी से हमें ईयर पता चलेगा। नियम बड़ा सिंपल है। जो भृगु नंदी नाड़ी जुपिटर प्रोग्रेशन पर बेस्ड है मेनली, और भी चीजें हैं मगर मेन उसी पर बेस्ड है। तो प्रोग्रेशन का मतलब ऐसा मानकर चलते हैं कि जुपिटर आपकी एक ट्रेन है जो चलती रहती है और शहरों को क्रॉस करती रहती है। तो बाकी राशियां, बाकी प्लैनेट आपके शहर हैं और जुपिटर ट्रेन है जो लगातार चलती रहती है। और जुपिटर जब जहां जहां पर पहुंचती है, आपकी जिंदगी के अंदर घटनाएं घटित होती रहती है। भृगु नंदी नाड़ी में जुपिटर जीव कारक होता है। तो यहाँ पर जुपिटर आपका चलता जाएगा। तो मेल नेटिव के केस में जब भी शुक्र के त्रिकोण में या 7वें भाव में जुपिटर प्रोग्रेशन में जिस उम्र में पहुंचेगा, उस उम्र में उस व्यक्ति की मैरिज होगी। तो जुपिटर जब भी शुक्र से, जो मैंने काला मार्क किया है, पहला भाव, 5वां, 7वां और 9वें भाव के अंदर जब भी प्रोग्रेशन में पहुंचेगा, तब इस मेल नेटिव की यदि ये कुंडली हो तो उसकी शादी हो जाएगी। फीमेल नेटिव के केस में, महिला जातक के केस में, महिला के केस में मार्स आपका कारक होता है। तो मार्स से त्रिकोण और 7वें भाव में जब भी जुपिटर जाएगा, जुपिटर जहां पर भी जाता है उस जगह को एक्टिवेट कर देता है, उस जगह को आपको एनर्जाइज कर देता है। और त्रिकोण भावों को वही माना जाता है, कोई प्लैनेट जिस भी राशि में है उसके त्रिकोण में भी माना जाता है यहाँ पर। तो वो क्या होगा, जब जुपिटर मार्स के ऊपर प्रोग्रेस करेगा, उसके 5वें में करेगा, 7वें में करेगा, 9वें में करेगा, तो मार्स एक्टिवेट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एज पर उस पर्सन की, फीमेल नेटिव की मैरिज हो जाएगी। तो ये तो है इसका एक कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट, किस उम्र में होगी प्रोग्रेशन, क्या चीज़ है, कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, प्रोग्रेशन के मल्टीपल तरीके होते हैं। आपको अलग अलग
लोग अलग अलग तरीके से कराते हैं, अलग अलग नाड़ी में अलग अलग तरीके से की जाती है। 85 टाइप की प्रोग्रेशन होती है। यहाँ पर हम जिस प्रोग्रेशन को यूटिलाइज करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए कहीं और से कंफ्यूज होकर ना आए। मैं पहले ही बता चुका हूँ 85 टाइप की प्रोग्रेशन होती है। मैं खुद 10-15 तरीके की प्रोग्रेशन यूज़ करता हूँ, मगर भृगुनंदी नाड़ी की प्रोग्रेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी नाड़ी है, हर नाड़ी में प्रोग्रेशन के डिफरेंट तरीके हैं। जुपिटर प्रोग्रेशन रूल इन BNN, भृगुनंदी नाड़ी। अब प्रोग्रेशन दो तरह की होती है, मेजर और माइनर। समझाते हैं आपको, देखो। कोई चीज नहीं भी समझ में आती है तो हैव पेशेंस, मैं आपको समझाए बगैर आगे नहीं जाऊंगा। पूछना आपने बगैर एजिटेशन के, कोई दिक्कत नहीं है। नई चीज़ें एक्चुअली क्या है कि मुझे आपकी पेस जब पता चल जाएगी तब दिक्कत नहीं है। मेरी स्पीड कई बार थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो आप कोई बात नहीं, बता दीजिए कि जी नहीं समझ में आया। जुपिटर का प्रोग्रेशन में जुपिटर को देखते हैं, बाकी को नहीं देखते। क्या करना है, देखिए जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन होता है एक राशि में, मेजर प्रोग्रेशन। बारह साल का, 12 ईयर, ये मेजर प्रोग्रेशन है। अब क्या होता है, मगर वो डिग्री पर भी डिपेंड करता है। जुपिटर यदि किसी भी राशि के अंदर, ये मैंने कालपुरुष की कुंडली बनाई हुई है, तो यहाँ पे 1 साइन है, 2 साइन है, 3 साइन है, 4 साइन है, 5 साइन है, 6 साइन है, 7 साइन है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12। मेजर प्रोग्रेशन में जो 12 साल का पहला राउंड, जुपिटर सपोज व्यक्ति का यहाँ पर बैठा हुआ है 10 डिग्री पर। डिग्री की भी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री पर। तो जो पहला राउंड है प्रोग्रेशन का, मतलब वो यहाँ से करेगा, वो दूसरा राउंड यहां से करेगा, अगली राशि में चला जाएगा। तीसरा राउंड यहां से करेगा, अगली राशि में चला जाएगा। चौथा राउंड यहां से करेगा। आराम से समझिएगा पहले राउंड का क्या मतलब है, दूसरे राउंड का क्या मतलब है। अब ये दूसरा राउंड है, 12 साल का होगा, तीसरा 12 का होगा, चौथा भी 12 का होगा। सभी ये राउंड 12-12 साल के होंगे, मगर पहला राउंड 12 साल का नहीं होगा। पहला राउंड डिपेंड करेगा इसकी डिग्री पर। डिग्री पर इसलिए कि एक राशि में जब ये 30 डिग्री चलता है, 30 डिग्री पूरा चलता है, तब तो 12 साल लगाता है वो। जब ये पूरा 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से चलना शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, तो 30 डिग्री जब चलेगा तो इसका प्रोग्रेशन पूरे 12 साल का होगा। मगर आपका जिस राशि में जुपिटर बैठा होता है तो वो 30 डिग्री थोड़ी चलता है, उसमें तो कम चलता है, क्योंकि जुपिटर की अपने आप में भी तो कुछ डिग्री होती है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 डिग्री ले ली, तो 10 डिग्री का मतलब क्या है कि जुपिटर पहले से ही 10 डिग्री चल चुका है, और इस राशि में आपकी कुंडली में इसको 20 डिग्री चलना है। ये ऑलरेडी इस जगह पर है आपकी कुंडली में, यहाँ से इतना आ चुका है जब आप पैदा हुए थे। 10 डिग्री का मतलब यह है। इसका मतलब अभी आप इसको केवल 20 डिग्री चलना है। तो इसका जो फर्स्ट प्रोग्रेशन है आपको उसी हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। तो हम कैसे, सीधा नियम बता रहा हूं मैं आपको, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने डिग्री चलना बाकी है, 10 डिग्री चल चुका तो कितना चलना बाकी है अभी आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे जी 20 डिग्री चलना बाकी है। उसको 0.4 ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। रीजन भी मैं बताऊंगा कि आप सोचो ये क्यों किया है। आपका जो भी आएगा ये 8 ईयर आ जाएगा करने पर। समझिए कैसे, पूरा 30 डिग्री चलता है, पूरा 30 डिग्री। तब हम कहते हैं कि 12 साल लगाएगा चलने में। 12 साल, पूरा 30 डिग्री चलने में कितने साल लगाता है, 12 साल। इसका मतलब 1 डिग्री चलने में कितना लगाएगा, 1 डिग्री चलने में लगाएगा 12/30 साल। 12/30 का मतलब हो गया 0.4 ईयर। तो जुपिटर जब 1 डिग्री प्रोग्रेस करता है अपनी जगह से, तो उसको समय लगता है 0.4 ईयर, ऐसा कहेंगे हम। 1 डिग्री प्रोग्रेस करता है
अब इस कुंडली में मुझे पता करना था, तो वो 10 डिग्री तो ऑलरेडी चल चुका था पैदा होने से पहले। अब हमारा जन्म के बाद इसको केवल इस राशि में 20 डिग्री चलना है। तो 20 डिग्री चलना है, मतलब 1 डिग्री में वो 0.4 ईयर लगाता है, तो 20 डिग्री में कितना लगाएगा, तो 20 इंटू 0.4, 8 साल लगेंगे। तो इसका जो फर्स्ट राउंड होगा वो 8 साल का होगा। फर्स्ट राउंड होगा 8 ईयर का। और एग्जांपल बताऊंगा, आप घबराना मत। राउंड 2 फिर अब 8 साल यहां पूरे हो गए, 9 से 20वें साल तक, 9 से 20th ईयर। अब ये 12-12 साल के होंगे राउंड। तीसरा राउंड 20 हो चुके, 21वें रनिंग से लेकर 32वें साल तक। यहां पर 21वां रनिंग है। इसके अगला 33rd रनिंग से लेकर 44 ईयर तक, ऐसे होगा। और एग्जांपल बताते हैं आपको इसको समझाने के लिए। मेजर प्रोग्रेशन समझ लीजिएगा, आज केवल मैं मेजर प्रोग्रेशन ही बताऊंगा, वरना हैवी हो जाएगा आपके लिए। और बगैर पेन लिए, माइंड में कोई पेन नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि ऐसी चीज बता रहे हैं, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा सा तो एफर्ट हमें करना पड़ेगा, मगर पेन नहीं लेना बिल्कुल भी कि ये क्या करा दिया जी। सब आसानी समझ में आ जाएगा। जिन्होंने BNN किया है उन्हें आता होगा, जो BNN कर रहे हैं वो ABNN में करेंगे ही, मामूली चीज़ है। और जिन्होंने नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, वो उनको अभी इतना ही काम आना है, इससे ज़्यादा नहीं होना। BNN वालों को तो हम और भी कहानी करेंगे, यहाँ पर ये लिमिटेड के, क्योंकि सारा कुछ के इसके बेस पर नहीं करने वाले हैं, ये केवल एक अंदाज़ा लगाने वाले हैं कि किस उम्र में शादी होगी, बस। बाकी चीज़ें हम और तरीके से करेंगे। अब सपोज यहाँ पर मान लिया मैंने जुपिटर 15 डिग्री का है, 15 डिग्री। अब इसका जो प्रोग्रेशन होगा इसे मैं बोलता हूं राउंड 1। यहां पर जिस राशि में बैठा है उसके प्रोग्रेशन को बोलेंगे राउंड 1। अगली राशि में जाएगा उसको बोलेंगे राउंड 2। उससे अगली राशि में जाएगा उसको बोलेंगे राउंड 3। मेजर प्रोग्रेशन समझ लेना बस, इसको बोलेंगे राउंड 4। 4 से ज़्यादा की जरूरत नहीं होती, शादी होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी, 4 राउंड तक पहुंच जाओगे तो। अब देखिए, पहले राउंड में मैंने अभी आपको समझाया था कि 2, 3, 4 में आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, वो 12-12 साल के होंगे, क्योंकि जुपिटर को पूरे 30 डिग्री चल के जाना पड़ेगा। इस राशि के अंदर वो 15 डिग्री पर बैठा है। तो अब आप देखिए उसको कितना और चलना है। 30 डिग्री की होती है एक राशि, तो केवल 15 डिग्री चलना है। तो 15 डिग्री चलने में उसको कितना ईयर लगेंगे, 15 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 15 4 जा 60, 6 साल। तो फर्स्ट राउंड 6 साल का होगा यहाँ पर। तो 0 से 6 साल तक, जब से पैदा हुआ तब से 6 साल तक का मेजर प्रोग्रेशन यहाँ पर होगा। अगली फिर 12-12 साल के होंगे। तो 6 खत्म हो गए, 7वां साल शुरू हो जाएगा। रनिंग 7 से लेकर 18 तक यहाँ पर जुपिटर प्रोग्रेस करेगा, और रनिंग 19 से लेकर और 30 तक यहाँ पर प्रोग्रेस करेगा। रनिंग 31 से लेकर 42 तक यहाँ पर प्रोग्रेस करेगा। तो मैंने 4 ही राउंड लिए हैं, शादी होनी है तो 42 साल तक हो जाएगी। और नहीं अगले में ले जाइए, वो 43 से लेकर और 12 साल का राउंड 5 हो जाएगा। तो इतना भरा है बस, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर कई बार क्या होगा, देखिए मैंने तो फुल डिग्री ले ली 15, कुछ भी हो सकते हैं डिग्री, तो 8 आ गई। 8 डिग्री पे है सपोज जुपिटर, तो अभी कितना चलना बाकी है उसको, 22 डिग्री चलना बाकी है। तो 22 डिग्री को हम देखेंगे, 8 डिग्री पे है तो कितना चलना बाकी है, वो ले रहे हैं 22 चलना बाकी है। उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 आएगा। 8.8 को रफली 9 ईयर ले लेना, हमें इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक अंदाज़ा लगाना है कि तो पहला उसका मेजर प्रोग्रेशन हो जाएगा 9 ईयर। 0 से 9 ईयर तक पहला मेजर प्रोग्रेशन होगा। तो जब भी डेसिमल में आ रहा हो, दशमलव में आ रहा हो, तो 0.5 से यदि कम है तो उस दशमलव को छोड़ देना। जैसे यही सपोज आ जाता है 8.4, तो मैं इसको 8 ईयर ले लेता, और 0.5 से ज़्यादा है तो अगला नंबर ले लेना। सपोज ये आता है 8.6, तो मैं इसके बदले में 9 ले लूँगा। आपको फ्रैक्शंस नहीं लेने, डेसिमल्स नहीं लेने, क्योंकि हम यहाँ पर इससे और बहुत कुछ नहीं करेंगे, केवल एक अंदाजा लगाएंगे कि किस उम्र में उसकी मैरिज होगी। बाकी हम दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट वगैरह सब लगाकर एक्चुअल टाइम फाइंड आउट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे। मगर भृगुनंदी नाड़ी आपको एक ये अंदाजा दे देती है बहुत एक्यूरेटली, उसकी उम्र बता देती है अप्रोक्सीमेटली, जिस उम्र पर उस व्यक्ति की मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है।
तो यहाँ पर मैंने अभी आपको मेजर प्रोग्रेशन केवल बताई है। इसमें एक और नियम है, उसको और मैं बता देता हूँ, फिर मैं आज की क्लास को एंड कर दूंगा। इसके डाउट्स भी नहीं लूंगा अभी मैं आज। आप इसको एक बार वीडियो को देख लेना। आई विल अपलोड द वीडियो, मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड करूंगा और ये मैं पब्लिक भी कर देता हूँ, पहली क्लास का आप सबको बता भी देता हूँ। तो आप लोगों की फ़ोटो भी उसके ऊपर आएगी जिसने अपना चेहरा दिखाया होगा। जब जुपिटर रेट्रो हो तब क्या करना है, वो तो डायरेक्ट था। अब यहां पे ले लेता हूं मैं जुपिटर रेट्रो एट 20 डिग्री। करना वही है, पहला राउंड है 20 डिग्री हो चुका है, इसका मतलब भी इसको कितना चलना है, 10 डिग्री चलना है। 10 डिग्री चलना है तो कितने साल में चलेगा, जितने डिग्री हो उसको 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने डिग्री चलना है, तो 4 साल में। तो जब ये रेट्रो होता है तो ध्यान रखिएगा पहला राउंड यहीं से होगा जैसा पहले किया था, राउंड 1, मगर सेकंड राउंड अगली राशि की बजाय पिछली राशि से होगा। थर्ड राउंड वापस से इसी राशि में आ जाएगा अगली में, और इसके बाद वही चौथा राउंड यहां से, पांचवा राउंड यहां से, एंड सो ऑन। तो जब जुपिटर रेट्रो होगा तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट राउंड है जैसे आपने लिया था वैसा के वैसा ही है। जैसे इस केस में देखिए 4 साल का पहला राउंड हुआ तो 0 से 4 ईयर यहां पर रह गए, मगर 4 के बाद आपका 5 to 16 सेकंड राउंड यहां से होगा। इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, आप केवल प्रोग्रेशन देखो। थर्ड राउंड फिर यहां से होगा 17 से 28, फोर्थ राउंड फिर यहां से हो जाएगा 29 to 40 एंड सो ऑन। क्या बदलाव हुआ, जब जुपिटर रेट्रो होगा तो बाकी सब नियम वही के वही रहेंगे। आपका जो दूसरा राउंड है वो अगली राशि की बजाय पिछली राशि में हो जाएगा। थर्ड राउंड फिर अगली में होगा और अगले उसके बाद बाकी राउंड नॉर्मल होते हैं। तो जुपिटर के आपके 2 तरीके की प्रोग्रेशन होती है। माइनर मैं बताऊंगा जिससे हम टाइम निकालेंगे, क्योंकि पहले मेजर आप समझ लीजिए। तो मेजर प्रोग्रेशन का बड़ा सिंपल सा नियम है, आप के जो सबसे पहले ये पता करना है कि वो जिस राशि में बैठा है कितने साल लगाएगा वहाँ पर, उसको निकालने का नियम है वो कितने डिग्री चल चुका है, कितना चलना बाकी है। जितना चलना बाकी है उस राशि में उसे 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने साल उस राशि में लगाएगा। उससे अगली राशि में 12 साल, फिर अगली राशि में 12 साल, यदि डायरेक्ट है तो। यदि रेट्रो है तो पहला प्रोग्रेशन जहाँ पर है वहीं से होगा, मगर दूसरा पिछली राशि से हो जाता है, इतना भर बदलाव है। तीसरा चौथा फिर आगे से होगा। तो ये इसका मेजर प्रोग्रेशन का कंसेप्ट है, जिसको कि हम अभी नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको मेजर प्रोग्रेशन के अलावा यदि किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इस संडे हमारी क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी। तब तक आप इससे देख लेना एक बार, और फिर हम संडे को भी लेंगे कमिंग वीक से। जी मोना मैम। सर प्रणाम। प्रणाम मैम। सर अगर नवांश में भी अगर शुक्र 7th हाउस में, तब भी हम उसको कहेंगे कि कारको भावनाशय है? नहीं, नवांश में कारको भावनाशय होगा जब लग्न में है। ओके देखिए ठीक, कारको थैंक। भावनाशय का नियम पढ़ा देता हूं मैं आपको। कारको भावनाशय केवल D1 चार्ट में नहीं देखते, हर एक डिविजनल चार्ट का एक कारक होता है, हर एक डिविजनल चार्ट का। जैसे नवांश का कारक शुक्र है मेल के लिए, जुपिटर है फीमेल के लिए। ऐसे ही आपका D7 सप्तांश जो चार्ट होता है उसका कारक होता है गुरु, जुपिटर। ऐसे ही आप यदि D10 में जाओगे तो आप किस तरीके का काम करते हो उस हिसाब से आपका कारक होता है। अब यदि किसी भी डिविजनल चार्ट का कारक उसकी लग्न में आकर बैठ जाए और उसको अशुभ ग्रह देख ले, तो उस डिवीजन के जो फल मिलने हैं उनमें आपकी कमी आ जाएगी या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसे सप्तांश में जुपिटर D7 की लग्न में जाकर बैठ जाए और उसे मार्स या शनि देख रहे हैं,
तो उसको संतान प्राप्ति नहीं होगी, होगी तो संतान दुखी रखेगी उसको जिंदगी भर, ऐसा आप मान के चलेंगे। ये एक्चुअली कारको भावनाशय है असली, कि उसके डिवीजन में यदि डिविजनल चार्ट की लग्न में उसका कारक जाकर बैठ जाता है उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड कारक, और उसको अशुभ ग्रह देख रहे हैं, तो वो कारको भावनाशय हो जाता है। थैंक यू सर। जी प्रवीण शर्मा जी, अनम्यूट कर लें आप प्लीज। हाँ हाँ, जय सीताराम सर। जैसे सर अब जैसे मैं बस कोई प्रश्न नहीं है मेरा, मुझे क्लास समझ में आई, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। पर जैसे मूल जो सूत्र हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाए तो अच्छा है। अब जैसे इसी जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो केतु से 20वें साल में भी विवाह आएगा, राहु वाली टेक्निक से 21 से 21.5 से 23 साल में आएगा, फिर उसके बाद बृहस्पति वाली से 24 में आएगा, फिर 25.5 से 26.5 में आएगा। तो अब अगर जैसे कोई सामने यजमान बैठा है और आप उसको 20 से लेके और 26.5 तक हर वर्ष ही विवाह का अनुमान देंगे तो उस पर अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा। तो उससे अच्छी तो जो हम लोग देसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, भारतीय विद्या भवन वाले पोंगा पंडित, तो हम लोग अयोध्या के पोंगा पंडित हैं। तो अपनी परंपरा से चल रहे हैं, तो उन्हीं के अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए आपसे कुछ जो गूढ़ सूत्र हैं, जैसे आपको मैंने देखा और आपके कुछ सूत्रों ने एकदम मतलब जो आपकी विशिष्ट सूत्रों की क्लास चल रही है बहुत अद्भुत है ना। आपके जो विशिष्ट सूत्र हैं, कंफर्मेटिव सूत्र जो है वो बहुत अच्छे हैं, एकदम लाजवाब है। नहीं तो आपको देखने से पहले मैं अपने आप को ही सबसे लायक ज्योतिषी मानता था है ना। मुझे ये लगता था मेरे से काबिल ज्योतिषी पृथ्वी लोक पर नहीं है। तो उसको देखा मैंने तो आपको मुझे महसूस हुआ कि नहीं मुझसे हर शेर के ऊपर कोई सवा शेर होता है। तो इसलिए मैं आपकी क्लास को आप अभी है ना कुछ क्लास वेट करिए, आपको लगेगा ये तो मैं चीजें बता रहा हूँ, पर जब इसको यूज करेंगे ना तो वो आप 5 मिनट में यूज कर लोगे। मैंने कंबाइन करूंगा। अच्छा हाँ हाँ, तो उसमें मैंने जैसे आपको 3 सूत्र बताए हैं, फिर इसे कंबाइन करके बताऊंगा मैं आपको कि उम्र कैसे एक्यूरेट निकाली जाती है। हाँ हाँ, कि इसमें कौन काम करेगा, राहु का काम करेगा कि केतु का काम करेगा कि बृहस्पति हाँ वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इन्हें हम कंबाइन करेंगे। अभी क्या है कि मैं आपको इंडिविजुअल बताता रहूंगा। इसके बाद मैं आपको फाइनली बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं इंडिविजुअल नहीं बताऊंगा तब तक फाइनल समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे यूज करना है आपको। जी 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 ठीक है, ठीक है आपको। हरे कृष्णा सर। सर मेरा इन जनरल जो भी जुपिटर का रेट्रोग्रेशन को लेकर एक क्वेश्चन है कि अभी जुपिटर ने 20 अक्टूबर के आसपास सर कैंसर साइन में जाकर फिर वापस दिसंबर में, आई थिंक 4 दिसंबर के आसपास वापस फिर जेमिनाई में एंटर करना है, और सर फिर 2 जून के आसपास फिर वापस, मतलब काफी टाइम तक जुपिटर जेमिनाई साइन में रहेंगे। तो सर मेरा, जैसे आप बताते हो ना हमें पिछले घर में भी लेके चलना होता है, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी भी 1 साल से जुपिटर जेमिनाई साइन से कैंसर में ट्रेवल करके वापस आई थिंक शायद 20-21 डिग्री तक ट्रेवल करेंगे। तो सर फिर अब जब नेक्स्ट ईयर जुपिटर जेमिनाई में होंगे तो सर हम उसे फिर टॉरस में भी मानेंगे क्या? नहीं, क्यों मानेंगे सर? आप कहते हो ना पिछले साइन में भी देखना होता है हमें उन्हें। ट्रांजिट में देखते हैं केवल। ट्रांजिट जब अप्लाई करेंगे तब उसको प्रीवियस साइन में भी देख लेते हैं। सर ये 4 साइन से ट्रांजिट होना लगा, 4 में रेट्रो है, तो हम उसको ही मान के चलते हैं कि 3rd साइन में भी है वो ट्रांजिट में। सर पर ये मुझे ना अभी तक क्लियर नहीं हो रहा अच्छे से, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर हम जनवरी फरवरी में जुपिटर की पोजीशन देखेंगे तो हमें 3rd साइन में देखेंगे। देखिए ना, आप क्या देखना चाहते हो, ट्रांजिट या जन्म कुंडली? अच्छा, उस वक्त तो ट्रांजिट नहीं, दोनों चीजों में अंतर है। जैसे किसी की कुंडली बैठी हुई है उसमें रेट्रो होने से कुछ नहीं, वो जहाँ है वहाँ है। मगर ट्रांजिट जब हम अप्लाई करते हैं तब हम ये देखते हैं कि यदि प्लेनेट यदि ट्रांजिट में बैकवर्ड मूव कर रहा है तो उसको हम प्रीवियस राशि से भी एस्पेक्ट वगैरह देखते हैं ट्रांजिट में, कि वो अपने से पिछले साइन को भी इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा मानते हैं। तो वहाँ पर भी उसकी पोजीशन मानी जाती है। और ये नाड़ी का भी सूत्र है, नाड़ी में भी जो रेट्रो प्लेनेट होता है जहाँ पर स्थित होता है वहाँ भी मानते हैं, और उससे पिछली राशि में भी उसको मानते हैं। मगर ये ट्रांजिट में मानेंगे, नेटल चार्ट में नहीं मानेंगे।
तो सर जैसे नेक्स्ट ईयर हम जनवरी फरवरी मार्च में अगर हमने जुपिटर का देखना है तो हम आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, वो जब भी जहाँ भी जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी सपोज वो सैटर्न आपका रेट्रो है 12 साइन में, है ना रेट्रो। यस सर। अभी की स्थिति देखो ना, आगे क्या होगा वो मत देखो। तो अभी सैटर्न 12 साइन में रेट्रो है पाइसेस में, तो अभी ट्रांजिट में उसको 11 साइन में भी कंसीडर करो। पर किसी की जन्म कुंडली में 12 साइन में है तो उसको 11 में मत मानना। ये मत सोच रहे ना जन्म कुंडली में रेट्रो 12 में बैठा है तो 11 में भी बैठा माना जाएगा, नहीं। मगर ट्रांजिट आप लगा रहे हो, जब डबल ट्रांजिट दोहरा गोचर हम लगाते हैं या गोचर में जब भी मानते हैं, तो जब प्लेनेट किसी एक राशि में ट्रांजिट करता है तो ऐसा मानते हैं कि वो बैकवर्ड हो गया, उस राशि की तरफ जा रहा है। तो उस राशि की तरफ जा रहा है तो वहां से भी कुछ इन्फ्लुएंस देता है, तो उसको हम अपनी से प्रीवियस राशि में भी प्लेस्ड मानकर ट्रांजिट में लगाते हैं, केवल ओनली ट्रांजिट। सर प्रोग्रेशन में भी अभी आपने जैसे यूज किया तो हम प्रोग्रेशन में भी करेंगे। तो आपकी कुंडली में आर लिखा होगा तभी तो प्रोग्रेशन लगाओगे आप। हाँ कुंडली में अगर आर है। तो बस वो तो सर वो तो फिक्स कुंडली हो गई ना, जन्म कुंडली में ही प्रोग्रेशन तो आर है। कुंडली में ही होता है। हाँ जी। तो सर हम बीएनएन में हम फिर पीछे लेकर चलेंगे क्योंकि वो फिक्स कुंडली में भी आ रहे है ना। हाँ तो उसको जो फिक्स कुंडली में होता है तो उसका प्रोग्रेशन में उसको सेकंड जो पार्ट है पीछे लेके नहीं चलेंगे। सेकंड पार्ट में उसका प्रोग्रेशन अभी जैसे मैंने समझाया था, अपने से पिछली राशि से में जाएगा राउंड 2। ओके। राउंड 2 अपने से पिछली राशि में जाएगा। आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, आप इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ट्रांजिट का है जो रेट्रो प्लेनेट का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, और इतना ही नियम याद रखना है आपको। उसमें कब जा रहा है कहाँ जा रहा है वो थोड़ी देखना है, आपको देखना है करेंटली किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, दैट्स ऑल। आगे जनवरी में कहाँ जाएगा, दिसंबर में कहाँ जाएगा, उससे हमें क्या लेन देना। जनवरी में देखना आप कहाँ पर है वो, और वो किस पर्टिकुलर राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। डायरेक्ट कर रहा है तो कोई इशू ही नहीं है, मगर वो रेट्रो कर रहा है तो उसको प्रीवियस साइन में कंसीडर कर लीजिए। जेमिनाइन में भी रेट्रो कर रहा है तो उसको प्रीवियस साइन में कंसीडर कर लीजिए। तो सर वो कैंसर से कुछ एक महीना ट्रेवल करके फिर उसमें उससे हमें लेना देना नहीं है ना, हम उसमें नहीं जाएंगे ना। जो नियम है उसको फॉलो करेंगे। कहाँ से आया है उससे थोड़ी मतलब है कि आपका कैंसर से आया है तो वो आपका रेट्रो ही है ना। जब कैंसर में रेट्रो चल रहा है तो उसको हम जेमिनाइन से भी कंसीडर करके चलेंगे। जेमिनाइन में रेट्रो होगा तो उसको टॉरस में कंसीडर करके चलेंगे। टॉरस में रेट्रो होगा तो उसको एरीज में भी कंसीडर करके चलेंगे। हम अपने नियम थोड़ी लगाएंगे, इसमें हमारी चॉइस नहीं है ना। कि वो जिस भी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, यदि वो डायरेक्ट है तो उस राशि में माना जाएगा ट्रांजिट में केवल, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यदि वो आपका रेट्रोगेट है तो उसको प्रीवियस साइन से भी उसका एस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस माना जाता है। इतना ही है बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, पार्था सारथी सरकार जी। यादव जी, देवन यादव जी। यस सर। सो क्या हुआ कि एक मेरा फ्रेंड है, उसने उसका सन की हॉरोस्कोप मुझे दी, क्योंकि उसका अभी तक मैरिज नहीं हुआ। वो तुम्हारा जो पॉइंट्स है वो मैं अभी चेक करने वाला हूँ, लेकिन एक पॉइंट मैंने देखा कि उसका मार्स मंगल 7th हाउस में है, D1 में, राइट। तो मुझे डाउट तो था कि कुछ तो है उसके, लेकिन वो D9 में 7th हाउस में नहीं है। नहीं तो जो तुम्हारा जरूरी नहीं है जी। मांगलिक तो D1 में जाता है ना, D9 से तो कोई मतलब नहीं है उसका। ओके ओके। सो D1 में उसका मास 7th हाउस में है। सो आई डोंट नो बेसिकली। नहीं, वही एक रीजन नहीं होगा, और भी होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको। नो मैरिज और डिले मैरिज के कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे हम। ओके, थैंक यू थैंक यू। चंद्रशेखर जी। सर बोलो। हाँ बोलिए। सर ये बोल रहा था 7th हाउस में आप सैटर्न मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करते हैं बोला था आपने। डिस्टर्ब का क्या है मतलब, थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसीज होती हैं कि हस्बैंड वाइफ को किसी अगर वजह से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करेगा। हो सकता है नौकरी की वजह से ही दूर रहते हो सकता है हस्बैंड का जॉब कहीं हो, काम कहीं करता हो, वाइफ कहीं हो। तो सेपरेशन का मतलब ऑलवेज ये नहीं होता कि वो मारपीट ही करेगा। अगर मकर कुंडली लगा शनि 7th हाउस में बैठा है तब भी ऐसा होता है क्या? क्या हो रखा है? कैप्रिकॉन का अगर लग्नेश बैठ गया तो तब भी होता है क्या? नहीं, सैटर्न हर काम को डिले करता है, चाहे वो लग्नेश भी हो।
लग्नेश ओके है सर, तो वो ओके। थोड़ा असर कम होगा, पर सैटर्न इन जनरल स्लो मूविंग प्लेनेट है, इसलिए हम उसको डिले का कारक मानते हैं। और लग्नेश बैठा है तो वैसे तो प्लेसमेंट तो अच्छा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। हम्म, पर साथ में वहाँ में ओके शनि सर, और मरकरी का प्लेसमेंट, क्योंकि ये लिविंग सिग्निफिकेशन है मैरिज। लिविंग सिग्निफिकेशन में आपके मेलिफिक प्लेनेट प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं, चाहे वो कोई सा भी लॉर्ड हो। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। चंद्रशेखर जी। सर, आपकी तो आज की जो पढ़ाई की क्लास तो मुझे पूरी समझ में आ गई सर, लेकिन मेरा एक छोटा सा सर कंसर्न था जो कि मैं जानना चाहता था कि ये टॉपिक में कवर होगा कि नहीं होगा। एक है मैच मेकिंग, जो कि एक होगा जो होगा कि मतलब कि सब। मैच मेकिंग जो भी दुनिया जाना जहाँ में जितनी भी यूज होती है सब कराऊंगा मैं। जी जी सर, साउथ क्योंकि इंडियन सर टेक्निक आजकल में जो कराऊंगा आपको। मैच मेकिंग मेरी अपनी जो CS पटेल सर से करी हुई है वो मैं कराऊंगा कि आप लगन कोई मैच मेकिंग की जरूरत नहीं होती। जिस व्यक्ति की ये पर्टिकुलर लगन होगी उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, वो भी मैं आपको कराऊंगा। और जी आपको सर, सर आजकल। इसके बाद भाव मिलान भी मैं कराऊंगा, आपको सारा जी कराऊंगा। जी जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हम लोग इसके बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे, कोई नहीं ओके, सर। एंड